हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त झबराट ओके रिपोर्ट तरीके से क्लास के अंदर आ गए हैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ। बहुत 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 बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यह चैप्टर सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा महंगा चैप्टर है। राजेश, सबसे महंगा चैप्टर यही है। कितने नंबर का है राजेश? ये अकेला चैप्टर 15 नंबर का है भाई, सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है ये, 15 मार्क्स का चैप्टर। तो इस चैप्टर को कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से हल्का नहीं लेगा। इसकी लगातार प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए। और मैं इस चैप्टर को आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। और एक चीज मजे वाली है भाई, देखो हमने कंटेंट से रिलेटेड एक सर्वे कराया था। बच्चों, आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भेजा था। जिन बच्चों ने वो गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज वो गूगल फॉर्म जरूर भरिए। और आपका मतलब हमेशा की तरह एक कैडे लेवल का प्यार पाके आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर बोली हैं और मजा आ गया, लिटरली स्वाद आ गया। आपसे इतना बड़ा बॉन्ड है। कुछ बच्चे हैं, 2 4 5 मैक्स टू मैक्स बच्चे थे, तो उनके कुछ सजेशंस थे यहां पर। उन्होंने बोला था मैं यहां पर आपको बिल्कुल बिल्कुल दोस्त गूगल फॉर्म के बेसिस पे आपको क्लियर कट एक चीज बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, बच्चा बोला मॉड्यूल। राज्य एक एक चीज आपके मॉड्यूल के हिसाब से हो रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं ना यार, 2010 से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, आज 2024 हो गया। तो इस लेवल की तो कोई गुंजाइश मत रखो कि हाँ भाई ऐसा छोटा मोटा कंटेंट है और वो चीज मॉड्यूल से नहीं हो रही है या हो रही है। मैं 100% मॉड्यूल से करा रहा हूं। जो देखो यार डिफरेंस है, 2 चीजों का डिफरेंस आपको क्लियर कट करूंगा। एक होता है मॉड्यूल, मॉड्यूल की शक्ल देखकर आप पढ़ते रहोगे ना, वो थोड़ा बोरिंग टाइम हो जाएगा। भाई मॉड्यूल का कंटेंट मेरा फर्ज बनता है कि आपको अपने मुंह से बोलकर भी बताऊं, है ना, और कुछ चीजें आपको यहां पर लिख कर भी सिखाऊं। और टाइम टू टाइम मैं मॉड्यूल खोलकर आपको दिखाता रहता हूं, देखो जी ये चीज मॉड्यूल में यहां पर है, ये चीज मॉड्यूल में यहां पर है। ठीक है। दिया पटेल पूछ रही है सर गूगल फॉर्म कहां से मिलेगा? तो दिया जी ये मिलेगा आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में, अनाउंसमेंट सेक्शन में। और वैसे भी जब आप बैच खोलते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जो आती है, कल नोटिफिकेशन आ गई होगी। हाँ बस अरमानदीप सिंह भाई यही चाहता हूं, आपका विश्वास होना चाहिए। और देख दोस्त, कई बातें आपको दिल से बताना चाहूंगा। और लाइक कुछ छोटा मोटा कंटेंट है, जैसे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट का मैंने बोल दिया कि हाँ पहली बार आपको होमवर्क दिया कि भाई ये मैंने हेडिंग बताई है आपको, आप प्लीज इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल भी। जहां से क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। मैं आपसे देखो पहले तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ सलाह मशवरा करूंगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आईसीआई का एक एक कंटेंट आपको कराया जा रहा है, ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए चीज आपको। पॉइंट नंबर 2, कुछ बच्चों से ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अगर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मैंने आपकी बात को पकड़ लिया है। तो यहां पूरा बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता लग गया है कि कुछ बच्चों से ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और इस बात को अब ज्यादा गाने की जरूरत नहीं है, मैंने पकड़ लिया, मैं इसका समाधान करूंगा। मैं क्या करने वाला हूं दोस्त, ट्रिकी क्वेश्चंस में पहली बात तो मॉड्यूल के चैप्टर्स में जो आपको मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हैं उसकी एक वीडियो आपको दे दूंगा। सारे क्वेश्चन प्यार से बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करा के आपको यह चीज प्रोवाइड की जाएगी। इसी बात पे आपको बोलना चाहिए बल्ले बल्ले सर, बल्ले बल्ले मजा आ गया, जो मुश्किल चीजें लग रही थी वो आसान हो जाएंगी। क्योंकि मैंने क्या है ना आपको बहुत बेसिक कराया, इसके बाद मुझे एडवांस पे भी लेके जाना है, तो उस चीज के लिए मेरे पास वो ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो खुद बीच बीच में ट्रिकी होते हैं। कई बार बच्चा थोड़ा सा वहां पर टेंशन में आ जाता है, सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया अक्षत भाई, बहुत बढ़िया सीएस पेरेंट आनंद भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ट्रिकी क्वेश्चंस और मॉड्यूल दोनों चीजें अपन कवर अप करने वाले हैं। इस चीज का आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और ये ट्रस्ट आपको पता लग जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। इतिहास गवाह है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़कर एग्जाम दिया है अभी रिजल्ट भी आएगा,
तो आपको पता चलेगा हाँ भाई लव सर ने क्या कराया था। मैं बच्चों के रिव्यूज यहां पे आपके सामने पेश करूंगा, जो हम करते हैं वो एग्जाम में किस लेवल पे बच्चों को देखने को मिलता है। हाँ जी, जो कंटेंट बोला था वही आ गया। क्योंकि देख दोस्त, मैं आपको यह भी बता रहा हूं, बीच में तुम पकड़ रहे हो ना, देखो स्ट्रांग बात क्या है अपनी, कुछ चीजें मॉड्यूल में नहीं है, जैसे वो एसी और एमसी का डायग्राम नहीं है, लेकिन मैंने आपको कराया। क्यों कराया? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि कुछ चीजें मॉड्यूल में ना होने के बाद भी एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो वो कौन कराएगा? मैं सिर्फ मॉड्यूल 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 के पीछे पड़ जाऊंगा तो एक्स्ट्रा चीजें कहां से कराऊंगा? और ये आईसीआई वाले इतने चालाक है शुभम झा कि ये लोग एक आधा क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे पूछ लेते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको वो एक्स्ट्रा भी पढ़ाना। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। तो यार ये चीजें मुझे देखने को मिली। और थर्ड नंबर पे लव सर के साथ आपका लव बहुत देखने को मिला, इस चीज के लिए बहुत बहुत प्यार है आपको। लॉट्स ऑफ अफेक्शंस, कीप स्टडीइंग एंड अचीव योर लाइफ गोल्स। लव यू एवरीवन भाई, स्वाद आ गया। तो ऐसा ही हम करते रहेंगे भाई, बढ़िया रहेगा। और एक चीज, पीडब्ल्यू की जो बुक है ना, जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास बुक है दोस्त, इसमें कुछ क्लैरिकल एरर थोड़ी सी आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, ए बी सी डी कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी होगी, लेकिन इसको करेक्ट कर दिया, इसको करेक्ट कर दिया है ई बुक में। ई बुक में राजे इट इज करेक्टेड, राइट। ओके, तो ई बुक से इसकी रेफरेंस ले लो, आपको यहां पर अपडेटेड चीजें मिल जाएंगी। अपडेटेड है ई बुक। अब ये पीडब्ल्यू की बुक आपके लिए कितनी फायदेमंद है? पीडब्ल्यू की बुक आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्त, क्योंकि इसके अंदर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर अप है। चलो ये तो छोटी मोटी बात है दोस्त, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, इसके अंदर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे, इसके अंदर जो एमटीपी के क्वेश्चंस होते हैं, एमटीपी के, वो आपसे पूछे हुए हैं। तो ये करनी बहुत जरूरी है, अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड पैकेज है, ये फुल फ्लेज्ड पैकेज है। ठीक है दोस्त, आप लोगों का ट्रस्ट है, लव है, बहुत मजा आता है। थैंक यू आदित्य, बहुत बढ़िया। तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर मेरा डाउट आया है, तो लेट मी चेक कि डाउट क्या है। जानवी पूछ रही है सर स्कैनर लेना है क्या? यार स्कैनर जैसी चीजें आप देखो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। कब लोगे? जब आपकी कवरेज हो गई है। ठीक है, ओके, देख लिया जी। हाँ सफिशिएंट है सी एस्पायरेंट, बिल्कुल सफिशिएंट है। शिवम पूछ रहा है स्कैनर क्या होता है? मार्केट में एक एडिशनल बुक है जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो कवर करो। हाँ क्रिश देख सकते हो लाइव, बिल्कुल, क्योंकि पहला लेक्चर है 4th चैप्टर का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेगा बोस, हाँ अपग्रेड करोगे तो आपको मास्टर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बिल्कुल। ठीक है शिवम, ठीक है शिवम गर्ग। देखो दोस्त क्या होता है, जो मैं यहां पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको 4 सब्जेक्ट की टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज हम यहीं सॉल्व कर रहे होंगे, समझ रहे हो, इसी वजह से, क्योंकि एमसीक्यूज यहां पर बहुत जरूरी है। हाँ आ जाएगा दिव्यांश, बहुत सही बोल रहे हो। दिशा चलेगा बिल्कुल। हार्ड लग रहा है शुभम जा? आज की क्लास से तुम देखो, तुम्हें बहुत बहुत इजी लगने लगेगा सब कुछ। आज समोसे खिलाऊंगा आज की क्लास में। और अब से नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स 3 चैप्टर के दे दिए हैं, अब आप नोट्स खुद बनाओगे दोस्त, क्योंकि इतना नुकसान नहीं करूंगा मैं आपका। अच्छा शिवम गर्ग भाई, मैं समझ गया। और डायग्राम में जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मेरी बात समझो दोस्त, डायग्राम आपको देखना आना चाहिए, देखना और समझना आना चाहिए। आप डायग्राम बनाने के पीछे पड़ोगे तो आप लंबी अप्रोच में जाओगे। और यहां पर है ना, मेरे को देखो भाई, मेरी अप्रोच देखो, 2 तरीके की अप्रोच होती है। बच्चे का टारगेट क्या है? जिस बच्चे का टारगेट है उसे इको में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं, उसको मॉड्यूल मेरे पढ़ाने के बाद लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा मॉड्यूल मेरे पढ़ाने के बाद। अगर मैं आपको मॉड्यूल की लाइन खींच खींच के यहां से पढ़ाऊंगा तो आपका कोर्स दिसंबर तक भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। ठीक है जी, दूसरी बात समझो, अब जो बच्चा 90+ स्कोर करने की कोशिश कर रहा है,
इसके लिए क्या सफिशिएंट है? आपको 90 प्लस स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में। इसमें लक भी मैटर करता है भाई, क्या पता आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, वो क्वेश्चन से उस लेवल के आ जाए, क्योंकि जो क्लास के अंदर मैं बात करता हूं उस बातों में से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लाइन बाय लाइन राठौड़, इसका मतलब एक एक लाइन। थैंक यू बंटी शर्मा। जो बंदा 90 प्लस स्कोर करने की कोशिश कर रहा है वो सारी क्लासेस देखेगा। क्लासेस में जो एमसीक्यू कराए जाते हैं, क्लास के बाद एक बार उसको रिवाइज करेगा कि हाँ भाई ये वाले एमसीक्यू आपको आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आता है तो उस एमसीक्यू को कॉपी करके, ठीक है, डाउट इंजन पे डालेगा। ठीक है जी। अब जब उसको टाइम लगे वो अपने चैप्टर्स को लगातार रिवाइज करता चलेगा। और सबसे बड़ी बात भाई, ये अगर तुम सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे ना तो तुम 90 प्लस नहीं ला सकते। अगर तुम ये नहीं बना रहे तो तुम 90 प्लस नहीं ला सकते। इससे तुम्हारी मेहनत का पता चलता है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, ये कंटेंट है जो तुम्हें करना होता है। अब एमसीक्यू में वैरायटी होती है, मॉड्यूल के हो गए, एमटीपी हो गए, पीवाईक्यू हो गए, एग्जाम स्टाइल हो गए, खुद के सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस हो गए, वो सब करने हैं। अब तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए दोस्त मैं आपको बताता हूं तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए। देखो दोस्त, मेरी मानो आपका टारगेट 90 प्लस होना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होके चलेंगे। इससे अगर आपकी यहां पर बैंडविड्थ बची है, मतलब आपके पास टाइम बचा है, तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। मतलब ये माइलस्टोन कोई दूर नहीं है, ये इसके बहुत क्लोज है। लेकिन जितनी मेहनत आपको सिर्फ 90 प्लस लाने के लिए करनी पड़ेगी ना, 90 प्लस मतलब 95 तक नंबर आ सकते हैं। और आप देख रहे हो 98 99 बहुत सारे बच्चों का स्कोर होता है जिनको हम पढ़ाते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों का स्कोर होता है जिनको हम पढ़ाते हैं। 98 99 की लड़ी लगी रहती है। ये लड़ी लगी रहती है किस वजह से? क्योंकि उन्होंने क्लास को प्रॉपर अटेंड किया था। जिस बच्चे का बैकलॉग है भाई, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लास कभी मत छोड़ो। इकोनॉमिक्स की बता रहा हूं बस मैं, लाइव क्लास बिल्कुल मत छोड़ना। और बैकलॉग को आप सैटरडे संडे कवर अप करो। सैटरडे संडे या किसी दिन गलती से कोई क्लास कैंसिल हो रही है तो उस दिन आप अपने बैकलॉग को कवर करो। बैकलॉग को कवर अप कर लोगे, 1.25 की स्पीड में भी क्लास को देख रहे हो तो तुम्हें कम टाइम में क्लास कवर हो जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब सारे बच्चों के पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो क्लास के साथ साथ चलते हैं। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे, मतलब एक ह्यूज मार्जिन ऑफ द क्लास जो यहां पर मुझसे पढ़ रहा है, ये सारे बच्चे ताल से ताल मिलाकर चलने वाले हैं। इतना टाइम नहीं है तो दोस्त, इतना टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। सिलेबस खत्म होने के बाद जो हम सेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे वो सेशंस आपके नंबर सोने पे सुहागा कर देंगे। यानी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ और डाउट भी है क्या बच्चे का? करण बता दिया भाई बैकलॉग का सिस्टम तो क्या रहता है, बैकलॉग कैसे कवर अप करना है, यही एक तरीका है। आदित्य सर, मैंने लाइव क्लास सही से सब ले रहा हूं लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा रिवीजन एंड होमवर्क, एक बार गाइडेंस दे दो कॉल करके। देखो भाई, आपने यही बता दिया तो मैं आपके सामने ही हूं, अभी बता देता हूं इसको। सर पढ़ तो रहा हूं लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा। हाँ इट इज, देखो यार ये कितनी अच्छी अच्छी बातें आप मुझे बता रहे हो। पहली बात तो आपको खुद पे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, तो मतलब आपको आ रहा है खुद पे डाउट, सेल्फ डाउट। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है। जब तक तुम्हारा फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे भी जो 99 ला रहा है ना इको में, उसको नहीं पता कि उसके 99 आएंगे नहीं आएंगे। इस बंदे को भी कॉन्फिडेंस इतना है, हाँ यार 80 प्लस मेरे नंबर आ जाएंगे, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मेरे नंबर 80 प्लस आ जाएंगे। जो 80 वाला बच्चा है उसको डर लगा रहता है, यार मेरे 50-60 नंबर ही आएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी एक कंटेंट पे कमांड है, और जब असली में क्वेश्चन देखोगे तब ऐसा होता ही होता है। और जो ये डर है ना, सेल्फ डाउट, ये बहुत हेल्दी है। जिस बच्चे को ये नहीं आएगा ना, उसके साथ मैं मानता हूं कि थोड़ी गड़बड़ी है। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, उसको सेल्फ डाउट नहीं आ रहा है ना, या फिर वो इस कोर्स को हल्के में ले रहा है, उसका मन ही नहीं है सीए फाउंडेशन को पार करने का, उसने ऐसे ही चल एज अ ट्रायल इसको सीए फाउंडेशन का कोर्स करने की सोच रखी है। उस बंदे को सेल्फ डाउट नहीं आएगा, उसके पास और लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, घर का बिजनेस होगा, कुछ भी होगा। सेल्फ डाउट अपने आप में, ट्रस्ट मी गाइस, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि सेल्फ डाउट है तो मेहनत करनी है।
सेल्फ डाउट है तो मेहनत करनी ही करनी है, समझे? तो सेल्फ डाउट आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब बच्चा बोल रहा है, हाँ जी आपने बोला ना कॉल करके कि सर मैं होमवर्क और रिवीजन को मैनेज नहीं कर पा रहा। देख भाई, मैं बताऊंगा आपको, इको की क्लास आज 3 बजे है, वैसे आपकी बेसिकली 1 बजे स्टार्ट होती है और 1 बजे से वो मैक्स टू मैक्स 2:30 तक चलती है। कभी कभी है कि भैया ये 3 बजे तक पहुंच जाए, लेकिन बहुत कम चांस है। 2:30 तक चलती है। कुणाल सर की क्लास यहां पर 3:15 की होती है। अब देखो इस बीच में तुम्हारे पास 45 मिनट्स हैं राजे। 45 मिनट्स में जो भी पूरी क्लास हुई है आप इसको रिवाइज कर सकते हो। कैसे रिवाइज करोगे? जो टीचर्स के नोट्स मिले हैं ना, इसको डाउनलोड करो, इसको रिव्यू करो। इसको रिव्यू करना ही रिवाइज करना होता है। अब तुम बोलोगे सर खाना, सुसु, पोटी ये कब होगा? देखो यार, ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, आप क्लास लेते लेते ये सब कर सकते हो। क्लास लेते लेते ये सब कर सकते हो। अब यहां जब रिवीजन करोगे ना, मैं क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं, शायद थोड़े जल्दी भी कराता हूं, लेकिन दोस्त ये आपको सॉल्व करने होंगे दोबारा से। जब तक तुम बोर नहीं हो जाते ना, बोर हो गए भैया, बोर हो गए यार, इस कॉन्सेप्ट को कर करके बोर हो गए, तब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर बातें तुम्हें सही लग रही है तो भाई थम्स अप कर दो। सारे बच्चे थम्स अप कर दोगे, मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग इस बात को समझ गए हो। जो अपनी अप्रोच है, मैं तुम्हारे पास जो अप्रोच लेके चल रहा हूं पढ़ाने की, आप मुझे सलाह देना जरा। देखो दोस्त, अभी तुम्हारा जून का महीना चल रहा है, 7 जून हो गई है। बेसिकली तुम्हारे पास 23 दिन जून के बचे हुए हैं, ठीक है। जुलाई के मान लो 31 दिन, अगस्त के मान लो 31 दिन, इतनी ही कहानी मान लो। सितंबर को तुम 0 मानो, ठीक है। 31, 62 और 23, 84 डेज है तुम्हारे पास राजे। 84 डेज में आपको सिलेबस खत्म करना है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस खत्म करना है। तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? आपकी अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहनी चाहिए। जो भी आपको एमसीक्यूज कराता हूं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अब इसके अंदर सबसे भयंकर लेवल की बात आपके पास यह देखने की है कि आप करते क्या हो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा, है ना। अगर आप अभी 12th क्लास का एग्जामिनेशन दे रखे, सितंबर का एग्जाम दे रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर आपके पास टाइम ज्यादा बचा हुआ है। तो यहां पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लेकर चल रहा हूं, क्योंकि आपको रियलिटी फेस करनी होगी। और जितने कम टाइम में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ रहा है ना, उतना कम टाइम कभी नहीं मिलता, उतना कम टाइम कभी नहीं मिलता। मान लो भैया 20 जून से सीए फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बच्चे जनवरी में पेपर देंगे, तो इसकी मैं मान लेता हूं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तुम्हें पूरे 6 महीने मिले हैं तैयारी करने के लिए। जो जून में अटेम्प्ट कर देके जनवरी में देगा, उसको 180 दिन मिले हैं। नॉर्मली 180 दिन मिलते ही मिलते हैं यार। और फिर 30 दिन, वो 30 और 10 दिन जून के, 40 दिन एक्स्ट्रा रिवीजन वगैरह ये सब करने के, है ना। इतना सब कुछ, ये सब इन बच्चों के लिए तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हें फील करना होगा कि यू गाइज आर स्पेशल। तुम्हें कम टाइम में एग्जाम क्रैक करना है। अब दूसरी बड़ी बात आपको बताऊं, दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि सीए फाउंडेशन का जब तुम पेपर देते हो, तो इसको महज पास करना ही काफी होता है। इसमें कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई रैंक वगैरह प्रोवाइड नहीं करती। जब तुम सीए इंटर में आते हो ना, उधर रैंक होती है, उधर रैंक सिस्टम है, इधर रैंक अपने आप में एक मोटिवेशन होती है। लेकिन दोस्त, अपनी खुद की डिग्निटी बचाने के लिए, अपनी वैल्यू को बने रहने के लिए, अपनी वैल्यू को बने रहने के लिए आपको स्टडी हार्ड करना होगा। और इस पास में भी एक कैटेगरी है। अगर आपके 280 या इससे ज्यादा नंबर आते हैं 400 में से, तो आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा पास विद डिस्टिंक्शन, पास विद डिस्टिंक्शन, ऐसे लिखा होगा, समझे। ये अपने आप में एक ठप्पा है। तो आप 280 प्लस को अप्रोच कर सकते हो। यहां पर 300, 325, 350, फिर बच्चों के नंबर आते हैं।
तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए? 280 प्लस स्कोर करने हैं, 280 प्लस हर हालत में स्कोर करने हैं। और आपको एक बड़ी बात बताता हूं, अंदर की बात देखो जी। कहते हैं सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है ना, कहां गया था वो, हाँ, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 20 से 30% के बीच में आता है। यानी मैं मान के चलूं, अगर 1,30,000 बच्चा सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहा है, तो इसमें से मैं मान लेता हूं 30% रिजल्ट आता है। मैक्स टू मैक्स रेंज पकड़ के चल लेते हैं, तो 30% मतलब 39,000 बच्चा पास होता है। यार 1,30,000 में से 39,000 बच्चा पास होता है, ये बुरी बात है अच्छी बात है? मैं आपको बताऊं, ये बहुत इजी और सिंपल अच्छी बात है। अच्छा, टारगेट की तुम बात कर रहे हो राजे, मैंने मिनिमम टारगेट बोला है, कम से कम 280 पकड़ के ही चलो। लेकिन 370 प्लस भी बोल रहे हो, 350 प्लस भी बोल रहे हो, ये भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली क्लास लोगे तभी अचीव होगा, समझ रहे हो? हाँ, इस पे आते हैं। 39,000 बच्चा पास होता है। अब इस 39,000 एक बहुत अच्छा रेशियो है पास होने का। क्यों? आपको सीए फाउंडेशन के बच्चों की असलियत बताता हूं दोस्त। जो ये 1,30,000 बच्चा है ना, इसमें बहुत सारा बच्चा तो एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब ये कहता है सीए फाउंडेशन क्रैक हो गया तो सीए करूंगा वरना रहने दूंगा, ठीक है? ये डेडिकेशन के साथ तैयारी करते ही नहीं है। कितना बच्चा होता है भैया? लगभग 30,000 बच्चा ऐसा होता है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये डेडिकेशन से तैयारी करते ही नहीं है। अब आ जाओ, बचे कितने? 1,00,000। 1,00,000 में से आपको 25 से 30,000 ऐसे बच्चे दिखेंगे जो कोचिंग ले ही नहीं रहे, जो कोचिंग ले ही नहीं रहे, मतलब ये भी उस लेवल के सीरियसनेस पे है ही नहीं। तो आप 30,000 और माइनस करो, मैं मान लेता हूं 70,000 में से 39,000 बच्चे पास हो रहे हैं, तो मोर देन 50% बच्चे पास होते हैं भाई। मोर देन 50%, हर दो में से एक बच्चा पास हो जाता है। इट इज वेरी इजी, क्योंकि इनकी पासिंग परसेंटेज ना के बराबर 2 से 5%, क्योंकि इन्होंने भी ऐसी फॉर्म भर दिया चलते चलते, है ना? इनकी पासिंग परसेंटेज ना के बराबर, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, ये कोर्स कंप्लीट करते ही नहीं है, समझे? तो हर दो में से एक बच्चा पास हो रहा है। अब तुम देख रहे हो कि पीडब्ल्यू मोर देन 65% बच्चे पास करा रहा है, मतलब जो एनरोलमेंट है यहां दो में से एक नहीं, उससे भी ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। तो कुछ तो टीचर में दम होगा, इसलिए बच्चे पास हो रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है तो थम्स अप चलना चाहिए। यस सर, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। थम्स अप से मुझे पता लगता है कि हां आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हां भाई बातें सही चल रही है। आपके काम की बात कर रहा हूं, सॉर्टेड है। अब कुछ बच्चों ने पूछ लिया सर पासिंग मार्क्स कितने हैं? भाई हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर आने चाहिए आपके। अब चारों सब्जेक्ट में 40 नंबर आ जाते हैं तो टोटल कितना हो गया? 160। ये बच्चा फेल माना जाएगा। क्यों? मिनिमम क्राइटेरिया के बाद भी फेल माना जा रहा है। अरे कम से कम 40 आने चाहिए, लेकिन इसका टोटल, ओवरऑल का टोटल तुम्हारा 200 बनना चाहिए, तब तुम पास माने जाओगे। यानी एक सब्जेक्ट में 40 है, दूसरे में 40 है, तीसरे में 40 है, इसमें अगर आपके 80 हुए तो आपके 200 बनेंगे। तो आपको किसी सब्जेक्ट में ज्यादा, किसी सब्जेक्ट में कम, ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्त, जो एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट है ना, इसमें ज्यादा नंबर आने के चांस होते हैं। मैथ्स और इकोनॉमिक्स ही आपको आगे जिताएगा। और बेसिकली कुछ बच्चों के पास मैथ्स होता नहीं है 11वीं 12वीं में, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए इतनी बड़ी चीज है। और ये जो हथियार है ना आपका, इसको अगर तुम प्रैक्टिस कम करोगे, क्योंकि इसमें ना बच्चे जनरली इकोनॉमिक्स में होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, उनको लगता है यार इकोनॉमिक्स तो आसान है इकोनॉमिक्स चल 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 चल, ये हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद ये प्रैक्टिस ज्यादा करते नहीं है। जब तुम प्रैक्टिस ज्यादा कर नहीं रहे ना, तो फिर वो जो 100 में से तुम्हारे नंबर आने थे 70, 80, 90, 95, इतने नंबर आने थे ना, बच्चों के फिर नंबर आ जाते हैं 60, 50। ये फिर दुखदाई बात होती है, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट को कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। कहते हैं, इतिहास कहता है कि अकाउंट्स और इको सीए फाउंडेशन के बच्चे के सबसे बड़े हथियार होते हैं, क्योंकि उन्होंने 11वीं 12वीं में पढ़े होते हैं। जिस बच्चे ने मैथ पढ़ा है तो मैथ उसके लिए बहुत लप्पू है, क्योंकि उस लेवल का मैथ है ही नहीं सीए फाउंडेशन का। जिसने नहीं पढ़ा,
उसके लिए मैं मैथ्स हटा देता हूं। ये बहुत लप्पू होते हैं। लॉ का सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है पूरा, ये बोरिंग भी लगता है, लेकिन दोस्त ये बच्चों को समझ भी आ जाता है। लेकिन यहां बच्चे को जरूरत होती है राइटिंग राइटिंग राइटिंग, बार बार राइटिंग, और राइटिंग करती है बोर, बहुत दुखदाई होती है। अरे मन ही नहीं करता राइटिंग करने का। मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ का कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेली बनाओ। कुणाल सर ने बिल्कुल बोल रखा है डेली बनाओ। तो भाई ये करते चलोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का यहां पर कुछ डाउट है। एमटीपी आरटीपी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। हाँ कर देता हूं। एमटीपी आरटीपी दोस्त देखो, अरे यार एक तो कहां चला गया। ठीक है सर, जो आप नोट्स देते हो ठीक है, क्लास में आप पढ़ाते भी जाएं और नोट्स भी बनवाते जाएं। अच्छा निकिता प्रसाद, बिल्कुल मैं आपसे बात करता हूं। ठीक है अंकित यादव, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। अब से देखना जरा आपको कितना मजा आएगा। वेरी गुड इरम। अंकित यादव बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। निहारिका कह रही है 300 प्लस का टारगेट है, बहुत ही बढ़िया। अंकित यादव बिल्कुल सही बात है आपकी बात, मैं इसको आपके लिए कर दूंगा, दोबारा अच्छे से कर दूंगा। ठीक है अकेलापन महसूस हो रहा है गणेश भाई, अकेलापन महसूस हो रहा है तो सही है, तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने का। जो जिसको लोग परेशान करने वाले ज्यादा है ना, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं जिनको परेशान करने वाले लोग हैं, तो परेशान मत हो आप। हाँ जी, पेपर 1 बैच चल रहा है। मारा पेन नहीं चल रहा, बोर्ड हैंग हो गया। बोर्ड में क्या हुआ, बोर्ड में क्या हुआ, बोर्ड में क्या हुआ। आ गया आ गया आ गया, चलने लग गया। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इन चारों पेपर के 2-2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं एमटीपी। आईसीआई रिलीज करता है 2-2। जब तुम्हारा सितंबर में पेपर होगा तो अगस्त में वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से पेपर 1 और 2 के एमटीपी भी आते हैं और आरटीपी भी आते हैं। ये रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं, ये मॉक टेस्ट पेपर होते हैं। पेपर 1 और 2 में दोस्त जब तुम पेपर देने जाओगे तो 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम भी मिलता है, रीडिंग टाइम भी मिलता है। 3 और 4 में नहीं मिलेगा। ओके रिपोर्ट है, बात पल्ले पड़नी चाहिए, बात सही होनी चाहिए। चलो जी आज आ जाता हूं मैं फिर आज के टॉपिक पे। टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब आप एक बात मेरी कान खोल के सुनेंगे, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 यूनिट है, आप अभी साइड हटा दो, पूरे मॉड्यूल को साइड हटा दो, पार्थ अग्रवाल सबको साइड हटा दो। अभी मैं बिल्कुल चैप्टर के बेसिक करा रहा हूं आपको। जब ये बेसिक करा दूंगा तो अगली क्लास से मॉड्यूल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अभी सिर्फ बेसिक पे आएंगे, बेसिक क्रैक करेंगे। दोस्त रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो चैप्टर अब आपका स्टार्ट होता है, रेवेन्यू पे आ जाओ उस्ताद। देखो जी, मैं बात करता हूं आपसे प्रिया के बारे में। प्रिया समोसे वाली, समोसा बेचने का बहुत शौक है प्रिया को भाई। इसने समोसे की एक हलवाई की दुकान खोल ली अपनी, समोसे बेच रही है। इससे शुरू करेंगे बात। प्रिया ने 100 समोसे बनाए, 100 क्वांटिटी ऑफ समोसे बना लिए भैया। और एक समोसा बनाने को इसको जो कॉस्ट आती है, एक समोसा बनाने में इसको जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट पर यूनिट, एक समोसा बनाने की कॉस्ट, इसको आप एवरेज कॉस्ट बोल सकते हो। एक समोसा वो 6 रुपए का बनाती है, ठीक है, लेकिन मार्केट में बेचती 10 रुपए का है। जो प्राइस है वो मार्केट में 10 रुपए का है। तो मैं आपसे यह पूछता हूं
कि प्रिया ने 100 समोसे कितने रुपए के बनाए, 100 समोसे कितने रुपए के बनाए, यानी समोसा बनाने की उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो आप बोलोगे सर जो क्वांटिटी थी उसको एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी ऐसे कर देते हैं, एक समोसा 6 का बनाया और 100 समोसे बनाए हैं तो 600 रुपए का उसका खर्चा आ गया। लेकिन दोस्त अगर इसके 100 के 100 समोसे बिक गए मार्केट में तो बताओ कितने रुपए की सेल होगी। दोस्त सेल कैलकुलेट कर लो, इसकी सेल कैलकुलेट करो। सेल्स कैसे करेंगे, समोसा कितने का है प्राइस देखो और क्वांटिटी कितनी बेची, 100 समोसे बिक गए हैं इसके, तो प्राइस कितना है 10 रुपए का एक समोसा बेच रही है। 100 समोसे बेच दिए हैं, कितना रुपये का माल बेच दिया इसने, 1000 का। दोस्त जो ये 1000 है ना राज्य, इसको सेल्स भी बोलते हैं और इसको ही रेवेन्यू भी बोलते हैं। सेल्स और रेवेन्यू एक ही बात है। तो टोटल सेल्स जो हुई है या जो उसको टोटल रेवेन्यू मिला है, टोटल रेवेन्यू जो भी उसको मिला है 1000 रुपीज का है। बात पल्ले पड़ी, ओके रिपोर्ट है। तो कॉन्सेप्ट में आपको रेवेन्यू का समझा रहा हूं। कोई आपसे पूछे रेवेन्यू क्या होता है, तो माल बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू के बारे में यहां लिख देता हूं, रेवेन्यू इज मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड को मॉड्यूल में लिखा हुआ रियलाइज्ड, रिसीव्ड या रियलाइज्ड बाय सेलिंग अ कमोडिटी, कमोडिटी या फिर गुड, कुछ भी लिख लो। सामान बेचने के बाद जो भी आपको पैसा मिलता है, जो आपकी सेल्स होती है, वही रेवेन्यू होता है। सॉर्टेड है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर आपको यह देखना होगा, प्रिया को टोटल रेवेन्यू हुआ 1000 का, उसने टोटल खर्चा यानी अपना कॉस्ट यहां पर दी थी 600, तो उसको कितना पैसा बचा, उसको बचा 400 रुपया। दोस्त इसको बोलते हैं प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो यहां से आपके लिए एक प्रॉफिट का फॉर्मूला जनरेट होता है। प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। आपको ध्यान रखना है, आपको कभी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की वैल्यू देके पूछेगा, कैलकुलेट करो प्रॉफिट। बहुत ही इजी पीजी है। अगर आपको बहुत इजी लग रहा है तो थम्स अप चलना चाहिए, थम्स अप चलना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताएंगे बच्चे। आसान है, बहुत बेसिक से लेके जाऊंगा आपको बहुत एडवांस लेवल पे, आप देखना इसका, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए आपका प्यार, बस खत्म कहानी। 5 में से जो 6 स्टार दे देते हो। आशुतोष शुरू कर दे, अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ओके रिपोर्ट है। चलो जी उस्ताद, वेरी गुड, क्लियर है सबको, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लियर हो गया। दोस्त जैसे अभी तुमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कौन कौन से, एक पढ़ा था एवरेज प्रोडक्ट, एक पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट, एक पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट। 3 मेन कॉन्सेप्ट थे। ऐसे ही कॉस्ट वाले चैप्टर में 3 मेन कॉन्सेप्ट थे, एक था एवरेज कॉस्ट, एक था मार्जिनल कॉस्ट, एक था टोटल कॉस्ट। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट थे, और भी मेन होते हैं लेकिन सब कुछ इसमें से ही निकला है। वाह भाई वाह, प्यार आ गया भाई, बच्चों का प्यार आ गया। लव यू एवरीवन, थैंक यू मुस्कान नारंग, ओके रिपोर्ट है, वेरी गुड। ऐसे ही दोस्त जब तुम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तो थोड़ा रंग अच्छा कर लेता हूं संतरी का, जब तुम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो यहां पर आपको मेन 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक होगा एवरेज रेवेन्यू, दूसरा होगा मार्जिनल रेवेन्यू, और तीसरा होगा टोटल रेवेन्यू। आपने क्या पढ़ा, देखो थोड़ा लर्निंग पॉइंट पे आए तो आपने देखा एमपी क्या होता है, चेंज इन टीपी, चेंज इन टीपी, और यहां पर हम ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कर रहे थे, क्योंकि जिसको हम यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। एमसी क्या होता है, एमसी का फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट, हालांकि चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, उस पर बात कर चुके हम। अपॉन, यहां क्वांटिटी की बात करते थे, चेंज इन क्वांटिटी। एमआर होता है चेंज इन टीआर, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी।
तो अब आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब हमने प्रोडक्शन पढ़ा तो यहां पर हम क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे थे, हम यहां ये देख रहे थे कि कितनी लेबर इंक्रीज करे, कितने इनपुट्स इंक्रीज करे। तो हमारा मेन मुद्दा लेबर को पढ़ना था, है ना। एक और फॉर्मूला भी तो होता था, ऐसे भी तो कैलकुलेट कर लेते थे आप, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, है ना। और जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा आएगा। इधर लेबर नहीं थी, इधर क्वांटिटी पढ़ रहे थे। एक फॉर्मूला और था एमसी का, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। आपको याद आ रही होगी, छोटी छोटी पुरानी पुरानी बात याद आ रही होगी, राइट। ओके जी। अब दोस्त, जब तुम एमआर पढ़ोगे तो यहां पर भी एक और फॉर्मूला होगा, टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। देखो जी, कुल मिला के मैं आपको सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि एमआर होता है चेंज इन टीआर। अभी समझ नहीं आएगा, समझ पता कब आएगा, जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। हाँ, अंशुल पूछ रहा है कि सर कोई आज से सितंबर वाले एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना चाहे, प्रिपरेशन करना चाहे तो क्या हो जाएगा? राजे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पक्का हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के मन में सेल्फ डाउट आ रहा है कि मेरे को सितंबर नहीं जनवरी देना चाहिए, तो तुम गलत सोच रहे हो। आप सितंबर का पेपर ही दो, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं भाई, लेकिन तुम एक दिल वाली बात समझो। आप देखो, कोई बच्चा प्रो बैच खरीद के बैठा है, उसको सितंबर और जनवरी दोनों बैच की एक्सेस मिली हुई है। वो कह रहा है मैं सितंबर में नहीं दूंगा एग्जाम, जनवरी में दूंगा। तो देखो भाई, अब तुम यहां पर दो रीजन समझना। पहली बात, सीए फाउंडेशन के नंबर इंटर और फाइनल में तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। तो सीए फाउंडेशन जैसे तैसे करके, अगर मुश्किलें हो रही हैं तो तुम्हें पास करना ही होगा हर हाल में, कोई दिक्कत नहीं है। सीए फाउंडेशन पास करो, और यहां पर अटेम्प्ट काउंट भी नहीं होते, कोई पूछेगा नहीं। हाँ कमल गोयल, करता हूं भी उसको, कोई पूछेगा भी नहीं कि कितने सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में तुमने इसको क्लियर किया है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, समझ रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। तो सीए फाउंडेशन देना बनता है, ये पहला लॉजिक तो ये है। इससे बड़ा लॉजिक मुझसे पूछ लो। मान लो जब तुम सीए बन जाओगे तो कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो आइडिया होगा कि कितना पैसा कमाओगे। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं सीए बनोगे 4-4.5 साल, मैं मान लेता हूं। एक अच्छी कैलकुलेशन के लिए 24 लाख रुपए का तुम्हारा पैकेज होगा, यानी 2 लाख रुपए महीना तुम कमाओगे। एवरेज बेसिस पे मान लेता हूं, होने वालों का तो 50 लाख भी होगा, या फिर 20 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है होने वालों का। तो 2 लाख का पैकेज मैं मान लेता हूं। अगर तुम जनवरी वाला अटेम्प्ट देते हो तो तुम्हारा सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, ये महीने हैं, और एक जनवरी का महीना। कितने महीने? 1 2 3 4 5, 5 महीने तुम्हारे गए यार। 5 महीने में तुम 2 लाख के हिसाब से 10 लाख कमा लेते। तो ततइये एक बात मुझे बताओ, राज्य प्यार से बताओ, आपको 10 लाख का लॉस अभी करना है क्या? 10 लाख का लॉस करना है क्या अभी? कोई बच्चा 10 लाख का लॉस नहीं करना चाहेगा। ये एवरेज बेसिस पे 10 लाख है, किसी का ये 6 लाख का लॉस भी हो सकता है, तो किसी का ये 24 लाख का लॉस भी हो सकता है। अबे सीए फाउंडेशन सितंबर क्रैक करने की कोशिश करो, जिनको बिल्कुल ही जीरो कॉन्फिडेंस है, क्रैक करो किसी भी हालत पे, और करने वाले तो बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे। तो भाई साहब, इस चीज को तुम्हें अपने माइंड में रखना है। और मोटिवेशन के लिए एक चीज बताऊं, एक बड़ा लॉजिक बताता हूं आपको मोटिवेशन के लिए। अगर तुम अभी 2024 में हो तो आज आपको मेरी क्लास खत्म होते ही एक पोस्टर पे लिख लेना है कि सीए तुम कौन से ईयर में बनोगे। अगर तुम्हें यह क्लियर नहीं है ना, तो यू आर नॉट सीरियस। कौन से ईयर में सीए बनोगे भाई? किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा है क्या? 2024 में है, मैं भाई 2028 में सीए बन जाऊंगा, सोचा है क्या? प्लान कर रखा है क्या? प्लान कर रखा है क्या? अरे कर रखा है क्या? बोलो, करो इसको। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं। कौन से ईयर में देखोगे? 2028 में बन जाओगे क्या? यह सिर्फ एक दीवार पे तुम्हारे हाथ से लिखा होना चाहिए कि आई विल बी सीए। आई विल बी अ सीए नहीं, आई विल बी द सीए टिल
2028 होना चाहिए। समझ रहे हो? ये बातें आपसे कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, तुम्हें आज ही पहले पता होना चाहिए। चलो जी उस्ताद, अपने काम पे आते हैं। मैं तो आपको ये रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि प्रिया की एक स्ट्रैटेजी थी। जहां प्रिया समोसे बेचती है ना, वहां पर बहुत सारे समोसे बेचने वाली दुकानें हैं। तो प्रिया ने बोला मेरी मार्केट में ऐसा होता है कि मैं एक समोसा बेच रही हूं, उसका प्राइस, पी का मतलब प्राइस, 10 रुपए रखा है। प्रिया मुझे सिखा रही है, प्रिया लव कौशिक को सिखा रही है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स। पता कैसे क्या क्या सिखा रही है? मैं भी सीखने में इंटरेस्टेड हूं। प्रिया कह रही है मेरी मार्केट में एक समोसा 10 रुपए का बिकता है। अगर मेरे को 2 समोसे बेचने हैं ना, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ समोसा बेचना है, तो मेरे को उसका प्राइस कम करना पड़ता है। यानी कोई कस्टमर आएगा, वो बोलेगा एक समोसा दे दो, तो 10 रुपए का। अगर वो बोलता है कि 2 समोसे दे दो, तो मैं उसको 9 रुपए के हिसाब से देती हूं। यानी मुझे ज्यादा समोसे बेचने के लिए उसका पर यूनिट प्राइस कम करना पड़ता है। अब 2 समोसे उसको 9 रुपए के हिसाब से 18 के मिल जाएंगे, 18 के मिल जाएंगे। ओके, प्रिया मुझे सिखाती है, कहती है अगर मुझे एक और समोसा बेचना है, तो मैं उसको कहती हूं कि राज्य 3 समोसे लेगा ना, तो तेरे को 24 के दूंगी, यानी 8 रुपए के हिसाब से दूंगी। अगर तू 4 समोसे लेगा तो 7 रुपए का एक दे दूंगी तेरे को। अगर तू एक और समोसा लेना चाहता है, तो तेरे को 6 रुपए के हिसाब से दे दूंगी। प्रिया बहुत चालाक है, वो शानी है। वो अपने समोसे की ज्यादा क्वांटिटी बेचने के चक्कर में उसका प्राइस कम कर सकती है, और करती भी है। एक और समोसा लेगा तो 5 का भी दे देती है। अब तुम ये मत बोलना प्रिया तो लॉस में चली जाएगी, हम उसको नहीं देख रहे, इसकी थोड़ी ट्रिक देख रहे हैं। अगर वो एक और समोसा बेचेगी तो वो 4 रुपए के हिसाब से भी बेच देगी। तो मैंने बोला प्रिया से, प्रिया मैंने तेरी मैट्रिक्स देख ली है, मैंने देख लिया है कि तू ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस कम करने को तैयार है। प्रिया इज रेडी टू रिड्यूस द प्राइस फॉर सेलिंग मोर एंड मोर क्वांटिटी। इफ शी वॉन्ट्स टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ समोसा, देन शी विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस। उस मार्केट में है ये, उस इमेजिनरी मार्केट में भाई, असली में नहीं, इमेजिनेशन है सब ये। अमेरिका में कौन सा समोसे बेचती है? अमेरिका में है प्रिया यार। तो ज्यादा समोसे बेचने के लिए उसको प्राइस कम करने पड़ते हैं। मैंने बोला उसको, मैंने कहा देखते हैं फिर तेरी रेवेन्यू की मैट्रिक्स कैसी बनती है। मैं बोलता हूं कि प्राइस और क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को प्रिया तेरा टोटल रेवेन्यू पता लग जाएगा। प्रिया कहती है चलो बताओ। लव कौशिक, तेरे अंदर देखती हूं कितनी इकोनॉमिक्स है, तू बता जरा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके, मैं देखती हूं प्राइस और क्वांटिटी को तू सही से मल्टीप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैंने कहा डोकली, इसके लिए तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए तो फैलकुलेटर की जरूरत है। मतलब विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18, 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 4 28। 6 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28। मैंने बोला देख, तो प्रिया हो गई इंप्रेस। कहती है हाँ लव कौशिक, तेरे को टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना आता है। मतलब उसको पता नहीं है अपन इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, अपन तो वैसे ही इंप्रेस करने चले गए समोसा देख के। ठीक है, तो ठीक है, फिर वो मुझे सिखाने लगी, अरे लव 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 लव, तू कितना समझदार है, अरे तूने तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। मैंने बोला फिर? कह रही आना अंदर आ। बिठाया मुझे उसने, मैं अंदर गया, फेस टू फेस बैठे हैं, आई कांटेक्ट चल रहा है। मुझे बोल रही है देख, अब मैं तुझे मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। मैंने कहा यार ये इको का पीछा नहीं छोड़ रही, ये अब मुझे मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना सिखा रही है। चलो जी, ये कह रही है लव, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू का आपको चेंज कैलकुलेट करना होगा। टोटल रेवेन्यू में चेंज निकाल। मैंने बोला चेंज क्या होता है? कहते डिफरेंस निकाल, डिफरेंस।
मैंने उसको थोड़ी बताया था कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। भाई चलो चेंज निकालते हैं। तो पहली पहली वैल्यू की बात करो, शुरू में 10 रुपए का रेवेन्यू हुआ। इससे पहले अगर 0 समोसा बेचती तो 0 का रेवेन्यू होता। तो 10 माइनस 0 10। ठीक है जी। 18 माइनस 10 8। 24 माइनस 18 6। ये एमआर कैसे कैलकुलेट कर रही है? ये सामने वाली टीआर की वैल्यू माइनस पीछे वाली टीआर की वैल्यू कर रही है। यानी इसको अगर कैलकुलेट करेगी तो सामने माइनस पीछे। 28 में से 24 गए 4। कितना बोला मैंने? 4। 30 में से 28 गए 2। 30 में से 30 गए 0। 28 में से 30 गया -2। उसने मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना सिखाया और मैं तो ऐसे खुश हो गया। मैंने कहा वाह 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 प्रिया, क्या पढ़ाती है, क्या सिखाती है। मैं इंप्रेस हो गया भाई। और तुम्हें पता है कि लव कौशिक नोटी है, लव कौशिक सख्त नहीं है। अपन पिघल जाते हैं, अपन पिघल गए। मैंने कहा भाई पिघल गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार प्रिया, क्या रेवेन्यू में 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं क्या, टीआरएमआर? कहते हैं वैसे तो अभी हम दोनों ही हैं, लेकिन एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी होता है। मैंने कहा मत सिखा वो। कह रही नहीं, तीसरे के बारे में तो सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा बोल। कह रही है लव, तेरे को मैं सिखाऊंगी एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। मैंने कहा अच्छा। कहती है जैसे एपी होता है टीपी अपॉन लेबर, जैसे एवरेज कॉस्ट होती है टीसी अपॉन आउटपुट, ऐसे एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैलकुलेट करके दिखा। अब मैं देखना चाहता था प्रिया पेन कैसे चलाती है। तो प्रिया ने बोला देख भाई देख, एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, दिस इज टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। मैंने कहा हाँ, तो यहीं से कैलकुलेट कर ले। 10 अपॉन 1, 18 अपॉन 2, 24 अपॉन 3, 28 अपॉन 4 7 होता है, 30 अपॉन 5 6 होता है, 30 अपॉन 6 5 होता है, 28 अपॉन 7 4 होता है। मैंने कहा ठीक है जी, सीख गए। चल चल अब कॉफी पिला। कॉफी वॉफी पे नहीं आ रही है, कैलकुलेशन दिखा रही है। मैंने कहा यार तू भी बोर कर रही है। चलो कोई नहीं, बोरियत सहन लो। वो बोरियत भी अच्छा टाइम है, बढ़िया टाइम स्पेंड हो रहा है, चल रहा है अपना। तो राजे उसने मेरे को टीआर एमआर एआर तीनों चीज कैलकुलेट करनी सिखा दी और उसने यहां पर उसके लिए फॉर्मूले भी लॉन्च कर दिए। कहती है लव तू फॉर्मूले भी सीख ले। मैंने कहा अच्छा अच्छा, बोल 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 बोल। कहती है देख यहां हुआ क्या, यहां थोड़ा सा चमत्कार हुआ है। चमत्कार यह हुआ है कि आपको पता लग गया कि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। और आप जादू देखो, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यूज और प्राइस की वैल्यू डिट्टो सेम होगी। ये 10 है, ये भी 10, ये 9 है, ये भी 9, ये 8 है, ये भी 8, ये 7 है, ये भी 7, अरे ये 4 है नीचे, ये भी 4 है। कहती है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस की वैल्यू हमेशा सेम होती है लव। मैंने कहा हाँ बच्चों को सिखा दूंगा मैं। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। समझ रहे हो? समझे? अब तुम बोलोगे सर प्रूफ करके दिखाओ। मैं करता हूं प्रूफ। उसने मुझे जो बताया था उसके हिसाब से मैंने बोला देख भाई, तुम जानते हो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी होता है। कह रहे हाँ जानते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? ये होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अपॉन में तो है ही क्वांटिटी। नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूला कैसे आया प्राइस इंटू क्वांटिटी? अबे समोसे से आया था ना टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला। ये प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया था, आया नहीं आया? ये क्वांटिटी है भाई, समझे नहीं समझे? ये क्वांटिटी है। ठीक है, आ गया जी, आ गया जी, आ गया। ठीक है, मैंने बोला फिर काटा पीटी कर दो, क्वांटिटी से क्वांटिटी गई, बचा कौन? अकेला प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस की वैल्यू जिंदगी भर मरते दम तक अमर रहती है, एक दूसरे के बराबर रहती है। अब तुम ये बात किसी को बताना मत कि हाँ यार ये लव सर प्रिया के बारे में बहुत बताते हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट है? ठीक है जी, वेरी गुड। चलो जी, मैंने कहा अच्छा। फिर कह रही है एआर की पोल खोली।
अब पोल खोलूंगी एमआर की। मैंने बोला चल खोल। कहती है एमआर का फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN-1। मैंने कहा ठीक है। कह रही है एक और होता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू। मैंने बोला ये तो यूज ही नहीं हुआ, ये तो यूज ही नहीं हुआ। कह रही ये भी यूज हुआ है, दोनों ही फॉर्मूले यूज है, कैसे भी करके कैलकुलेट कर ले, आंसर सेम आना है। मैंने कहा कैसे? कहती है चल डेल्टा TR पे फोकस करते हैं, कोई भी वैल्यू पकड़ ले। मैंने बोला ये वाली वैल्यू पकड़ ले चल। कहती है बता TR की दो वैल्यूज के बीच का गैप कितना है? मैंने कहा 30 और 28 के बीच का गैप है 2। तो यहां डेल्टा TR कितना हो गया 2, क्योंकि डेल्टा TR का मतलब यही होता है दो वैल्यू का डिफरेंस। और डेल्टा क्यू देख, डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटीज के बीच का गैप। अरे क्वांटिटी तो 5 में से 4 गए, एक बचा। कहती है 2/1 कर ले, 2 ही आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ 2 आ गया। कह रही है किसी भी वैल्यू को वेरीफाई कर ले, आंसर यही आएगा। मैंने बोला फिर तूने अलग क्यों लिखा? कहती है लव समझ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम तब यूज करते हैं जनरली जब क्वांटिटी में जो गैप गिवन होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। देखो मैं समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रही थी वो कहना चाह रही थी अगर सीए फाउंडेशन के बच्चों के पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भैया 1 यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 10 है और 3 यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 24 है, अगर वो आपसे पूछ ले मार्जिनल रेवेन्यू 3rd यूनिट का, इसका पूछ ले, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही वैल्यू पूछेगा, ये वाला पूछ रहा है, तो आप क्या करना TR का डिफरेंस निकाल देना। 24 में से 10 गए, डेल्टा TR आ जाएगा। 24 माइनस 10 14 होता है। कहता है इसको डिवाइड कर देना डेल्टा क्यू से, मतलब क्वांटिटी का गैप। 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, डेल्टा क्यू से डिवाइड कर लिया जो कि कितना हो गया 2। अब ये आ जाएगा 7, यहां 7 लिख देना। आपको ऑप्शन में 7 भी मिलेगा और 14 भी मिलेगा। बच्चा कंफ्यूज होगा, लेकिन जो प्रिया के थ्रू लव सर से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो बिल्कुल सही करके आएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है जी, मामला सॉर्टेड है, ओके रिपोर्ट है। कहती है अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो क्वांटिटी लिखी है 10 से 20, टोटल रेवेन्यू लिखा है 100 से 150 और बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करो यहां पर 20th पे। तो अपने को क्या करना है, देखना है कि क्वांटिटी में भाई 10 के बाद 11 नहीं लिखा, एक से ज्यादा का गैप है। तो इधर एमआर का फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू। टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस कितना है 150 और 100 में डिफरेंस है 50 का। टोटल क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है 20 में से 10 माइनस कर दो 10 आएगा। आंसर आ गया अपना 5, तो इधर 5 आएगा भाई, ये होना चाहिए। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, कह रही है मैं तो आपको टेबल सिखा रही थी और इस टेबल के अंदर टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट हुआ। मैंने बोला टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ प्राइस इंटू क्वांटिटी से। हमने प्राइस और क्वांटिटी की शादी कराई थी ना, इसके बाद जो वैल्यू आई वो टोटल रेवेन्यू है। प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आया था। हाँ, कह रही लव तेरे को याद है मैंने प्राइस को AR बोला था। मैंने कहा हाँ बोला था। तो कह रही है बस ऐसे भी लिख दे, टोटल रेवेन्यू के 2 फॉर्मूले हैं, टोटल रेवेन्यू के 2 फॉर्मूले हैं। मैंने कहा एक तीसरा और सिखा देना। अरे तीसरा भी होता होगा, मैं टाइम पास कर रहा था, उसने फॉर्मूला सिखा दिया। कह रही है तीसरा सीखना चाहता है। मैंने कहा हाँ। कहती है MR की जो वैल्यूज है टोटल करता जा, MR की वैल्यूज को क्यूमुलेटिवली प्लस करता जा, TR की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा है क्या यार, कुछ भी? कह रही कुछ भी नहीं, ज्यादा मत बोल और इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगी। मैंने बोला अच्छा चलो जी, बात कर लेते भैया, ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा जबान नहीं लड़ाऊंगा। कह रही कैलकुलेट करके देख ले चुपचाप से, तेरे को पता लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहती है देख। अरे क्या हो गया, अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। हाँ लो जी, कह रही है देख इसको AR को हटा अभी। कहती है AR को हटा, मैं तुझे सिखाऊंगी कि MR की वैल्यूज तू प्लस करता जाएगा तो TR आएगा। अब देखो ना बात, पहले प्रिया से बात होती थी आप करके, अब वो आ गई तू तड़ाक पे। तू देख लव, तू देख ऐसे, तू देख, सोच रहे हो मतलब कहां तक बात चल रही है? जब तू तड़ाक पे बात आ जाती है तो समझो है ना। तो भैया कह रही है MR की वैल्यू को प्लस करता जा, स्टार्टिंग में 10 लिख, फिर 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30,
30 और 0, फिर 30 में से अब ये -2 है ना, तो इसको भी हटा दे। कहते देख ये सारी वैल्यूज TR है। मैंने बोला कैसे? कह रही कंपेयर कर ले, ये और ये सेम है सारी वैल्यूज। मैंने कहा शी इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट। मैंने कहा ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ ली, गला सूख रहा है मेरा, पानी पीने दे। चलो भाई पानी पी लिया। भाई साहब कह रही है अब तू फंस गया लव। मैंने कहा फंसना तो चाहता ही हूं। कह रही नहीं नहीं, मैंने मतलब कह रही तू फंस गया, अब तेरे को मैं TR MR और AR सिखा चुकी हूं ना, अब इसके डायग्राम भी सिखा के रहूंगी। मैंने कहा तू रह ना, तू सिखा, आज बहुत मजा आ रहा है तुझसे बातें करने में, ठीक है? नहीं सोहम दास कह रहा है सर आज आप ब्लॉक करा दोगे। अरे ब्लॉक नहीं यार, याद आ गई भाई कॉन्सेप्ट्स की, तीनों कर्व्स की, तो फिर वो बातें कर रहे हैं, ठीक है? चलो जी उस्ताद आ जाओ जी। कह रही है देख लव देख, पहले पकड़ AR को। मैंने कहा बोल। कहती है AR की वैल्यू को ऑब्जर्व कर। मैंने कहा करता हूं। AR की वैल्यूज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। कह रही है AR की वैल्यू तूने ऑब्जर्व की? मैंने कहा हाँ ऑब्जर्व की। कह रही क्या? मैंने कहा सारी वैल्यूज कम होती जा रही हैं। कह रही बस AR कर्व बना दे। मैंने कहा कैसे? कह रही ऐसे। कह रही है एक्स एक्सिस पे लिखो क्वांटिटी जो बेच रहे हो, वाई एक्सिस पे लिखो जिसका कर्व बना रहे हो उसका नाम AR। मैंने बोला फिर? कह रही है AR कर्व होता है ऐसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने बोला ऐसा कैसे? कहती है देख ले भाई, AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये जस्टिफाई भी हो रहा है। मैंने कहा कैसे? कहती है देख, मान ले तुझे 1 यूनिट बेचनी है तो तेरे को 10 रुपए का रेवेन्यू होगा। कहती है मान ले तुझे 2 यूनिट बेचनी है तो तेरे को 9 रुपए का रेवेन्यू होगा। मान ले तुझे 3 यूनिट बेचनी है तो एवरेज रेवेन्यू 8 रुपए का होगा। मैंने कहा हाँ। कह रही है बस ये देखना, आप जितना ज्यादा बेचना चाहते हो एवरेज रेवेन्यू उसके हिसाब से कम होता जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू जितना ज्यादा बेचोगे एवरेज रेवेन्यू उस हिसाब से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। कहती है तो इसलिए एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है इसके बारे में बोलो? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसको तुम नेगेटिव स्लोपिंग भी बोल सकते हो। और एक बात खास ध्यान रखना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। भाई प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है, प्राइस कभी नेगेटिव ही नहीं होता। अब आप 0 से कम के प्राइस में माल थोड़ी बेचोगे, नहीं बेचोगे ना। हाँ। कह रही है चल AR हो गया। मैंने कहा चल ना। कह रही है चल, गधे, गधा बोल दिया यार मेरे को। मैंने कहा तू ही कह रही थी चल। कह रही चल नहीं मतलब आगे चल, आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, अभी तू बैठा है तो MR भी सीख। मैंने कहा MR को भी देख लेते हैं। कह रही MR को ऑब्जर्व कर क्या हो रहा है। मैंने कहा MR की वैल्यू 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। MR की वैल्यू भी गिर रही है। कह रही है बस MR भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैंने कहा हाँ। एक खास बात है लेकिन MR में, ये 0 भी हुआ और ये नेगेटिव भी हुआ। तो दोस्त MR कर्व जो बनेगा ये गिरता 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 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो MR ऐसे फॉल होता है हमेशा, ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इधर प्लस है, गिरता गया 0 हुआ और ये नेगेटिव भी हुआ। तो MR कर्व ऐसा होता है। इधर बनाएंगे क्वांटिटी, इधर नाम लिखेंगे MR का, जो कर्व बना रहे हैं उसका नाम। ठीक है। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कह रही TR भी सीख ले। मैंने कहा बस बस बस, अब मैं बोर हो जाऊंगा तुझसे, कुछ और बातें कर ले। TR सिखा भाई, चल TR सिखा। कह रही TR की वैल्यू ऑब्जर्व कर। मैंने कहा 10, 18, 24, 28, 30। अरे प्रिया TR तो बढ़ रहा है, TR तो ऐसा बनेगा बढ़ता बढ़ता। कहती है रुक जा, ठंड रख, इसके बाद देख 30, फिर 30, फिर 28, ये कम भी हो गया तो ऐसा बनेगा। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मैंने प्रिया से पूछा, प्रिया ये बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ऐसा बनना चाहिए था। प्रिया बोल रही ऐसा बनेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बढ़ रहा है ऐसा बना देती, फिर कम हो रहा है ऐसा बना देती। कह रही नहीं ऐसा बनेगा। मैंने कहा क्यों? कहती है देख, जो चीज
ऐसे बढ़ती है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, जो चीज ऐसे बढ़ती है वो ऐसे 10, 20, 30, 40 वो सेम गैप से इंक्रीज हो रही है, और जो चीज ऐसे बढ़ती है ना वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। मैंने कहा हाँ यहां कुछ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है क्या? कह रही हाँ हाँ हाँ, ये देखना पहले 10 से 18 हुआ तो 8 इंक्रीज हुआ, फिर 18 से 24 हुआ तो 6 इंक्रीज हुआ। तो ये इंक्रीज तो हो रहा है टीआर, लेकिन इसकी स्पीड स्लो हो गई, डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। तो कहती है कि जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू होता है उसका कर्व ऐसा बनता है, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फिर ये फॉल होने लग जाएगा। यहां पर 2 बार वैल्यू कांस्टेंट भी थी तो ऐसा होगा। मैंने कहा वाह बहुत उम्दा, तूने मेरे को 3 कर्व सिखाए ओवरऑल। कहती है हाँ बना के दिखा। मैंने कहा देख भाई, ये बनाया तूने AR, मैं सीख गया, ये बनाया तूने MR, मैं सीख गया, और ये बनाया तूने TR, मैं सीख गया। कहती है इन तीनों को एक साथ बना सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे, तू कहेगी सब कर देंगे यार, तू कह तो सही, सब कर देंगे, तू कह तो सही। कहती है कर फिर। मैंने लेकर देते हैं। कह रही है कि देखो जी, आप एक चीज चेक करो कि AR की वैल्यू कम हो रही है नहीं हो रही। AR का कर्व बनाओ सबसे पहले। मैंने कहा जी AR की वैल्यू कम हो रही है, AR कर्व ऐसा बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कह रही है यहां पर AR और MR दोनों बना दो ना। मैंने दोनों बना देते हैं, AR भी कम हो रहा है, MR भी कम हो रहा है। लेकिन एक खास बात देख रहे हो, ये दोनों चाहे स्टार्टिंग में सेम हो, ये होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन सेम है। लेकिन इसके बाद AR अगर 9 है तो MR 8 है, कौन बड़ा है? AR बड़ा है। AR 8 है तो ये 6 है, फिर से AR की वैल्यू बड़ी है। AR 7 है तो MR 4 है, फिर से AR बड़ा, यहां भी AR बड़ा, यहां भी AR बड़ा, यहां भी AR बड़ा दोस्त। तो कहते हैं AR हमेशा MR से बड़ा होता है। प्रिया के केस में हमेशा नहीं, ओनली इन द केस ऑफ प्रिया। ये प्रिया की इकोनॉमिक्स चल रही है भाई, इससे हटके भी एक इको होती है, वो बताऊंगा। मेरी भी तो बारी आएगी, अभी तो वही सिखाई जा रही है, अभी तो वो सिखा रही है, मेरी बारी आएगी सिखाने की, उसका इंतजार करो, ठंड रखो। चलो जी, AR इज मोर देन MR, तो मैंने बना दिया भैया ऐसा गिरता हुआ MR बना दिया। कह रही हां तो AR इज मोर देन MR, ये कॉन्सेप्ट होता है। मैंने कहा हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है। कह रही AR MR का बन गया। मैंने कहा हाँ बन गया बन गया बन गया ताई, अब कहां तू चल रही है? कहती है अरे रे रे, हाँ कहते हैं TR और MR भी एक साथ बना के दिखा। मैंने उसको जलवा दिखाया, मैंने देख ये TR है। कह रही हाँ। मैंने देख जहां TR मैक्सिमम होता है ना वहां MR 0 होता है, और कहीं से भी इसको स्टार्ट कर लो, ये ले। मैंने कहा ये MR है। कह रही है मतलब ये MR है। मैंने कहा प्रिया मैं इकोनॉमिक्स सीख चुका हूं, अब तू देख, जब TR डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था ना, यानी मैक्सिमम पॉइंट से पहले, मैक्सिमम पॉइंट तो इसका ये वाला है, इससे पहले इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में MR की वैल्यू गिर रही थी, 10, 8, 6, 4, 2 गिर रही थी। तो ये वो वाला पोर्शन है, गिर रही थी लेकिन 0 नहीं हुई अभी। ये जब यहां कांस्टेंट हो गया, यानी इसी पॉइंट पर, तब ये MR 0 हुआ है। और जब TR खुद गिरा, 30 से 28 हुआ, जब ये खुद गिरा उसके बाद MR नेगेटिव हुआ राजे, उसके बाद MR नेगेटिव हुआ है, समझे? तो मैं यूं कहना चाहता हूं आपसे, यूं कहना चाहता हूं कि जब MR फॉल होता है यहां तक लेकिन पॉजिटिव है, तो TR इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, और जब TR मैक्सिमम होता है तो MR 0 होता है। यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब TR मैक्स है तो MR 0 है, और एक ये पॉइंट मेन है, जब TR गिरने लग गया तो MR नेगेटिव हो गया। जब TR गिर रहा है तो MR की वैल्यू नेगेटिव पहुंच गई, समझे? ये MR और TR एक साथ है। कह रही है तेरे को पता है CA फाउंडेशन के जो बच्चे होते हैं ना,
उनको टीआर, एमआर और एआर तीनों कर्व एक साथ पढ़ने होते हैं, तीनों कर्व एक साथ पढ़ने होते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती है ये टीआर है ना, यहां तो बना ले एमआर और ये हो गया एआर। कह रही है ऐसे बनते हैं टीआर, एमआर और एआर एक साथ। एआर एमआर तुम जानते ही हो, टीआर का लिंक बस इससे कनेक्ट करना था, होगी कहानी खत्म। श्रीवास्तव विक्की कह रहा है सर 3:15 बजे तुम्हारे अंदर अलग एनर्जी होती है, यही टाइम रखा करो। ठीक है, ठीक है ब्रो। अच्छा वो एक्स एक्सिस वाला जो है ना, ये एंजल प्रिया नहीं है भाई, ये इको वाली प्रिया है। ये तो थी प्रिया की मार्केट। ठीक है, ओके शीतल, ठीक है, समझ में आया। यार ये प्रिया समोसे बेच रही थी, लेकिन मैंने प्रिया को सिखाया, प्रिया तू है अलग, ठीक है, तू है अलग, लेकिन मैं समोसे खाता हूं नथुराम के, तुझसे तो मैं मिलने आया था, चाय कॉफी पीने आया था। कह रही अच्छा नथुराम कौन? मैंने कहा बताता हूं, रुक जा ठंड रख। मैंने कहा मैं समोसे खाने आया था नथुराम के, और नथुराम है सख्त लौंडा। कौन? नथुराम पता है ना, जिसकी मूछे ऐसी है, नथुराम वो है अमिताभ बच्चन की पिक्चर वाला। मैंने कहा नथुराम है सख्त लौंडा, सख्त लौंडा। कह रही हां, फिर इसके बारे में क्या? ये सख्त है, ये पिघलता नहीं है प्रिया, तू पिघलती है, तू ज्यादा समोसे बेचने के लिए रेट कम कर देती है। नथुराम नहीं करता, नथुराम नहीं करता। कहती है क्या? मैंने कहा देख प्रिया, मैं तेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं तो तेरी रेस्पेक्ट करता हूं और तुझे बताता हूं। नथुराम 1 समोसा, 2 समोसा, 3 समोसा, 4 समोसा, 5 समोसा, 6 समोसा। कहता है जितना मर्जी समोसा खरीद लो, समोसे का एक ही रेट है, 10 का ही मिलेगा। समोसे का एक ही रेट है, 10 का ही मिलेगा। अच्छा समोसा 10 का ही मिलेगा, ऐसा है उसका? मैंने कहा ऐसा ही है। कहती है उसका टीआर एमआर एआर कैलकुलेट करके देख। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर प्रिया, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर। ये टोटल रेवेन्यू उसका, और टोटल रेवेन्यू यहां पर बिल्कुल सेम गैप से इंक्रीज हो रहा है। आप देखोगे नाथुराम का अलग ही बनेगा, नथुराम अलग मैटर है भाई। नथुराम का टीआर सेम गैप से इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका कांस्टेंट रेट से टीआर बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ऐसा क्या टीआर है? ये टीआर क्या बोलता है? कहता है 1 समोसा बेचोगे 10 मिलेंगे, 2 समोसे बेचोगे तो 20 मिलेंगे, है ना, सेम गैप से इंक्रीज हो रहा है इसका टीआर। तो नथुराम का टीआर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट मतलब सेम गैप। कहती है अच्छा। मैंने कहा रुक जा अभी तू, इसका तो एमआर देख। एमआर क्या कहती है? चेंज इन टीआर। 10 में से ये पीछे 0 होगा तो यहां रेवेन्यू भी 0 होगा ना। 10 में से 0 गए 10, फिर डिफरेंस 10, फिर डिफरेंस 10, फिर डिफरेंस 10, फिर 10, फिर 10। कहती है ये देख, यहां पर तेरे को देखने को मिलेगा कि एमआर की वैल्यू यहां पर ऐसी नहीं है नथुलाल की। नथुलाल सख्त है, इसका एमआर मान लो यहां पर 10 लिखा है तो इसका 10 ही रहता है भाई, एमआर 10 ही रहता है। कह रही अच्छा हाँ भाई हम भी तो फॉर्म में आएंगे, कब तक कार्टन में रहेंगे, हम भी तो सिखाएंगे प्रिया को, हम भी तो सिखाएंगे उस्ताद, हम नहीं सिखाएंगे क्या? तो मैंने प्रिया को बताया देख उसका एमआर, उसका एआर भी देख ले तू, उसका सब कुछ देख। एआर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू ये रहा, क्वांटिटी ये रही, 10/1 10, 20/2 10,
30/3 10, 40/4 10, 50/5 10, 60/6 10। अरे इसका AR भी कांस्टेंट है, और खास बात देख, ये दोनों बराबर है भाई हमेशा। तो AR भी 10 है, मतलब जो MR है वही AR है, MR AR बराबर है। तो नथुलाल के केस में MR AR बराबर होते हैं, MR AR दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ओके रिपोर्ट है ना। और AR कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, AR और प्राइस वो भी सेम ही होते हैं। तो यहां से मुझे दो बातें सीखने को मिली कि देखो जी, जब जब धंधा करते हैं तो मार्केट में प्रिया जैसे लोग भी होते हैं और नथुलाल जैसे लोग भी होते हैं। नथुलाल था, क्या नाम था इसका, नथुराम मान लो, इसके जैसे भी होते हैं। प्रिया जैसे केस में आप देख रहे हो, ये टोटल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, तीनों बना दिए मैंने। लेकिन नथुराम जैसे केस में टोटल रेवेन्यू ऐसा भी होता है, ये एवरेज रेवेन्यू है और यही मार्जिनल रेवेन्यू है। अलग अलग क्या है भाई, प्रिया की मार्केट को बोलते हैं ऐसी मार्केट जहां पर ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ रहा है। प्रिया ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस को कम कर रही है। नथुराम का माल बिक रहा है भाई, प्राइस यहां कांस्टेंट है, माल बिक रहा है इसका। तो ऐसी मार्केट को दोस्त बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब, मीनिंग वगैरह सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ऐसी मार्केट को बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसका मतलब भी अगली क्लास में बताऊंगा, समझे। तो दोस्त, TR, MR, AR ये तीन कर्व है रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में। तीनों की शेप डिपेंड करती है कि मार्केट कैसी है। ऐसी मार्केट है तो ऐसी शेप होगी, ऐसी मार्केट है तो ऐसी शेप होगी। यह था मेरा पर्पस आज की क्लास में आपको सिखाने का। आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो प्यार से प्यार करते रहो। राजवीर बोल रहा है सर AR MR दोनों सेम पॉइंट से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं। अरे सेम पॉइंट से मत स्टार्ट कर भाई, यहां से AR यहां से MR कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बेसिक ही बता रहा था मैं आपको, जैसे मर्जी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कभी कभी सेम से भी हो सकते हैं। हाँ लवेश, आज MCQ भी हैं, समझ में आ गया तो सबका प्यार आ जाना चाहिए। लव लव लव, है ना। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया दोस्त। थोड़ी सी क्विज करा लेते हैं आपसे। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, मात्र आपको 30 सेकंड्स में बताना है। आपको ऐसी पोल दूंगा दोस्त, अब सारे पोल 30 सेकंड्स के आएंगे क्योंकि लप्पू पोल्स हैं। ये पोल लप्पू है सारे। उस्ताद क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, ठीक है जी। भाई TR का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। कहां लिखा है, ये रहा प्राइस, ये रही क्वांटिटी। बाकी तो इनकम जैसी बातें तो करी नहीं है यहां पर। तो ए वाला विल बी द राइट आंसर। ए के साथ जाएंगे दोस्त, ए के साथ जाएंगे या ए के साथ ही जाएंगे। हाँ शिवानी करता हूं, अभी डाउट चेक करता हूं राज्य, ठीक है जी। तो चलो जी देख लेते हैं शो रिजल्ट। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसके बाद आते हैं एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न। कैसे अर्न किया है, इट इज द रेवेन्यू अर्न बाय पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेलिंग आउटपुट। आउटपुट बेचने की वजह से होता है, ठीक है। तो पर यूनिट ऑफ इनपुट लिखा है, गलत हो गया। पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, यस। इनपुट फिर से गलत हो गया, डिफरेंट है यहां पर तो फिर से गलत हो गया। पर यूनिट ऑफ आउटपुट की वजह से होता है भाई, पर यूनिट आउटपुट है ये। कोई भी एवरेज वाली बात है वो पर यूनिट है, ठीक है।
एवरेज रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला है। एवरेज रेवेन्यू को सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं आप बताओगे? 30 सेकंड से आपके पास। एवरेज रेवेन्यू को कैसे लिख सकते हैं? देखेंगे भैया, एम आर अपॉन क्वांटिटी कोई फॉर्मूला नहीं होता। प्राइस इंटू क्वांटिटी टीआर का फॉर्मूला होता है। टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू का। तो सी वाले के साथ जाएंगे। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, सबसे जल्दी आंसर दिया करण ने। एआर का एक और नाम होता है, एआर इज ऑल्सो नोन एज, एआर को क्या बोलते हैं बताओ जल्दी। यहां 95 से ज्यादा बच्चों के आंसर सही होने चाहिए, मोर देन 95%। देवांश अग्रवाल बार बार नेट जा रहा है, कोई बात नहीं यश। साक्षी नहीं, तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएंगे वैसे। इस्त्रियाल इस्तियरुल भाई अगली क्लास से बना लेना। अच्छा भाई, आज की क्लास में बहुत मजा आ रहा है, कोई बात नहीं पूर्वंशी। चलो जी उस्ताद, एआर का दूसरा नाम है प्राइस। एआर का दूसरा नाम है प्राइस। है यार, क्या बात कर दी। एवरेज रेवेन्यू का प्राइस भी बोलते हैं। अब तुम्हें एक अंदर की बात बता दूं, बाद में बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन और करो मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। मार्जिनल रेवेन्यू यानी एमआर कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम व्हाट। एमआर क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू व्हाट, ये पूछा है। नीचे क्या लिखते हैं? रिजल्टिंग फ्रॉम मतलब ड्यू टू व्हाट। डिवाइड को इको में ड्यू टू बोल सकते हो या रिजल्टिंग फ्रॉम बोल सकते हो, नीचे क्या आता है वो बताना है मात्र। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, कॉस्ट वाले चैप्टर में हम प्रोडक्शन करते थे, रेवेन्यू वाले कॉन्सेप्ट में हम बेच रहे हैं, बेचने के बाद माल मिल रहा है, यहां सेलिंग की बात हो रही है। 30 सेकेंड्स आपको दूंगा, लो जी। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ए और बी में से एक है। आपका काम वैसे ही आसान कर देते हैं। अंशुल गोयल सजेस्ट मी सम स्टडी प्लान। आप क्लास लो, खाली टाइम में डीपीपी करो, रिवीजन करो, यही स्टडी प्लान है सबके लिए। अपने घर का माहौल आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सबका सेम नहीं होता, तो उस हिसाब से आंसर बनाना पड़ेगा। स्नेहा क्या बोल रही थी प्रिया के बारे में? चलो जी भाई साहब, मार्जिनल रेवेन्यू एक चेंज इन टीआर होता है बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब तुम एक और यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बेचते हो, सारे एम वाले चीजों में, एमआर एमपी एमसी सब में ये लगता है एडिशनल एडिशनल एडिशनल। मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल होता है। ज्यादातर बच्चे सही हैं यहां पर। भाई देखो, आपको कुछ बातें और बताता हूं। अभी तुम यहां थे, देखो जी देखो, देख दोस्त, मैं बताता हूं डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड वाले चैप्टर में तुमने डिमांड कर्व पढ़ा है। डिमांड कर्व क्या दिखाता है? ये डिमांड कर्व है, मान लो ये दिखाता है, कोई भी पॉइंट पकड़ लो ये वाला, मतलब इतने रुपए में आपको इतनी क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है जी। और ये पॉइंट क्या दिखाता है? इतने रुपए में आपको इतनी क्वांटिटी मिलेगी। डिमांड कर्व यही तो दिखाता है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी मिल रही है, किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी मिल रही है, ये डिमांड कर्व बताता है। अब एआर कर्व को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। एआर कर्व को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं क्योंकि एआर कर्व भी वही चीज दिखाता है। मान लो मैं एआर कर्व बना रहा हूं यहां पर,
ये नेगेटिव नहीं होता यार, ये बना दिया ए आर कर्व। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है भाई इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी मिलेगी, ये वाला पकड़ लो, ये बोलता है इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि ए आर प्राइस ही तो है। ये वाला पॉइंट पकड़ो, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी मिलेगी, प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखाने वाला कर्व ए आर कर्व होता है। जैसे जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है ना, तो डिमांड कर्व भी ऐसा हो जाता है, इलास्टिसिटी में पढ़ा था। तो राज्य ये जो ए आर कर्व है ये भी ऐसा हो सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है, समझे। तो ए आर कर्व और डिमांड कर्व बात एक ही होती है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आउटपुट मान लो राजीव, क्वांटिटी मान लो, एक ही बात है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ही है यहां पर, ठीक है। बच्चों के डाउट्स देखो जरा एक बार, क्या पूछ लिया। सर नेटवर्क चला गया, कोई बात नहीं, नेटवर्क का तो मैं यहां से क्या ही कर सकता हूं, जियो वाले भेज दूं घर में। अरे यार कैसे डाउट आ रहे हैं यार सर। अच्छा डिमांड कर्व समझ आ गया, अच्छा क्रिश जी बहुत ही बढ़िया। कैसे देखूं, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है लगातार, हशीर। हां बना सकते हैं निकेल भाई। अच्छा प्राची कह रही है सर ऐसी एग्जांपल दिया करो, ठीक है ऐसे एग्जांपल दूंगा, समझ गया तुम्हारा सबका टेस्ट क्या है, समझे, ठीक है जी। अब देखो दोस्त, इधर मॉड्यूल के अंदर है ना, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और ये प्राइस इलास्टिसिटी, ई का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी, इन तीनों से एक फॉर्मूला दिया हुआ है। सो मैं आता हूं मैं अब इस पे, इन तीनों के रिलेशन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, मॉड्यूल में दिया हुआ राज्य, और यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। ये फॉर्मूला बोलता है एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी। एक बार के लिए इसको लर्न कर लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 अपॉन इलास्टिसिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि इलास्टिसिटी को यहां मल्टीप्लाई करके कॉमन लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला दिए हुए हैं। ये किस लिए दिए हुए हैं भाई, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू आपको देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछेगा। मान लो इलास्टिसिटी और एआर की वैल्यू दी है और आपसे एमआर पूछ रहा है। मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं, देखो जी, फॉर्मूला है एमआर इज इक्वल टू ए आर इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला है। और मैं ही बोल रहा हूं आपको, बताओ जी, इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है, कितनी है 1 है, तो बताओ एमआर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है तो एमआर की वैल्यू देख लेते हैं। चलो जी भैया फॉर्मूले में पुट करेंगे, कहते हैं एमआर होता है ए आर, इलास्टिसिटी की जगह लिखेंगे 1 -1 अपॉन इलास्टिसिटी 1, तो आप देखोगे यहां पर एमआर की वैल्यू होगी ए आर 1 - 1 0 अपॉन 1, तो ये इसका पूरे का टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा भाई जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो एमआर कितना होता है, तो आप बोलोगे 0 होता है, 0 होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलो जी एक और क्वेश्चन कर लो मेरे साथ फिर। इसको देखो जी, उसने बोला इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 है, तो बताओ एमआर कितना आएगा। हम बोलेंगे एमआर होता है ए आर ब्रैकेट में इलास्टिसिटी 2 -1 अपॉन इलास्टिसिटी। अच्छा तो ठीक है, कितना आएगा, ए आर की वैल्यू जो भी होगी, 2 - 1 कितना होता है 1 अपॉन 2, कुछ भी आएगा, डिपेंड करता है, ए आर की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा,
भाई सब कुछ पॉजिटिव है, प्राइस भी पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आप एक से बड़ी कोई भी वैल्यू लेकर देख लेना, यहां तो 2 है, तो एम आर पॉजिटिव ही होगा। तो हम बोलते हैं एम आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो। यहां 2 ली थी मैंने, आप 3 4 5 लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी आपको दिखेगा कि एम आर की वैल्यू भैया यहां पर पॉजिटिव आ रही है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी अगला देख लो भाई। अगला देख लो, मान लो मैंने इलास्टिसिटी की वैल्यू यहां पर 1 से कम ले ली, 0.5, तो एम आर निकालो। एम आर होता है ए आर, इलास्टिसिटी की वैल्यू 0.5 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी की वैल्यू दोबारा लिख दी। तो ए आर 0.5 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 0.5 आएगा, अपॉन 0.5 था ही, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो लेकिन माइनस का निशान रहेगा ही रहेगा। तो एम आर की वैल्यू कुछ भी आए, पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो बता रहा हूं, एम आर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कब? जब इलास्टिसिटी 1 से कम हो। तो राज्य हमने यहां पर 3 कंक्लूजन सीखे हैं। इलास्टिसिटी का एम आर से लेन देन, जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर हो तो एम आर कितना होता है, ठीक है। जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो तो एम आर आपको पॉजिटिव मिलेगा, जब इलास्टिसिटी 1 से कम हो तो एम आर आपको नेगेटिव मिलेगा, और जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर हो तो एम आर आपका 0 होता है, 0 होता है। समझ गए ना? इससे एक पुरानी बात याद दिलाऊं, अगर किसी बच्चे को याद है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ सुन लेना प्लीज, ठीक है, सुन लेना प्लीज। देखो एक ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर आपने एक डायग्राम बनाया था इलास्टिसिटी वाले में, ऐसा ऐसा डायग्राम। यहां पर हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते थे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो आपने यहां देखा कि यहां पर दोस्त इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, क्योंकि ये क्या होता है, मिड पॉइंट। ये डिमांड वाले चैप्टर की याद दिला रहा हूं, जिस बच्चे को नहीं याद वो सिर्फ सुनते जाओ। तो दोस्त मैं यूं कह सकता हूं कि जो डिमांड कर्व का मिड पॉइंट होता है, यहां पर इलास्टिसिटी 1 होती है। जो इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर कितना है, 0। तो आप प्यार से बोल सकते हो डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे एम आर 0 होता है, एम आर 0 होता है। यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन बन सकता है, बताओ डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी तो 1 होती है लेकिन एम आर क्या होता है, 0 होता है। चलो जी, आप अगर इस वाले एरिया में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इलास्टिसिटी कितनी है, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट करते हैं ना, मान लो इस वाले पे निकाल रहे हो तो लोअर सेगमेंट ये हो गया, अपर सेगमेंट पीछे का 0 हो गया। तो यहां पर इंफिनिटी होती है इलास्टिसिटी, यहां पर 0 होती है, धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम होती है। तो आप यहां बोलोगे इधर 1 से ज्यादा मिलेगी इलास्टिसिटी इससे ऊपर, और इससे नीचे वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 से कम मिलेगी। तो बताइए एम आर के क्या हाल होंगे? जब बाबा इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो एम आर पॉजिटिव होता है, जब इलास्टिसिटी 1 से कम होती है तो एम आर नेगेटिव होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताओ मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व पे एम आर क्या होता है, 0। मिड पॉइंट से ऊपर वाले पोर्शन पे एम आर क्या होता है, पॉजिटिव। मिड पॉइंट से नीचे वाले पोर्शन पे एम आर क्या होता है, नेगेटिव। समझे इस बात को? यानी आप देख पा रहे हो कि जो डिमांड कर्व का मिड पॉइंट है, देखो ना यार, तुम बोल रहे हो डिमांड कर्व का जो मिड पॉइंट होता है, ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। और आपको पता है ना डिमांड कर्व और ए आर कर्व एक ही बात है। यहां पर तुम बोल रहे हो कि एम आर 0 होगा, तो जब तुम एम आर बनाओगे ना, ऐसा बनता है।
यानी जब मेरे को मान लो ये ए आर कर्व गिवन है तो मैं इसका मिड पॉइंट देखूं, ये रहा, इधर से एम आर कट करके जाता है, ध्यान रखना हमेशा। यानी एम आर कर्व का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है एम आर से इधर का, तो ये डिमांड कर्व को हाफ कर रहा है और बाकी ये है इधर हाफ डिमांड कर्व बच गया। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपने देख तो लिया था कि ये एम आर है, ये ए आर है, ये एम आर है, जैसे मर्जी बना दिया क्या? नहीं नहीं, एम आर जहां जीरो है वहां मिड पॉइंट होना चाहिए डिमांड कर्व का। एम आर जहां जीरो है वहां मिड पॉइंट होना चाहिए डिमांड कर्व का। ठीक है, बहुत अंदर तक ले गया मैं आपको। अश्विन देखता हूं भाई, यहां पर आपके डाउट्स देख लो जरा। अच्छा सरिया मैं समझ गया, उसके लिए मैं एमसीक्यू की एक वीडियो बना दूं आपके लिए, सारे के सारे, उसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अरे भाई यहां तक तो आ रहा है, कितना है यार, ये क्या हो गया? डाउट कैसे हो गए? हाँ ये हो गए छोटे छोटे। अब सर हम सब आपके साथ है और ट्रस्ट करते हैं। लव यू सौम्या, लव यू एवरीवन। आप सबने बहुत पॉजिटिव किया है। इश्तियाक अहमद, कोई भी इसका अंदर हो सकता है। सर हेयर केयर बताओ, रोशन उसकी अलग से क्लास लूंगा भाई। हाँ अंश भाई, इजी लगता है तो बहुत बढ़िया। प्रोमिस स्टार्ट, हाँ कीर्ति वहां से जनवरी की तैयारी के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। पीडब्ल्यू से करवाओगे? हाँ कोमल कर लो, उससे भी कर लो, बहुत बढ़िया है। हाँ नीलेश भाई, गारंटी है मेरी, मेहनत करोगे तो बिल्कुल हो जाओगे। हाँ प्रिंस कटपाल भाई, बिल्कुल मेहनत करनी है। ठीक है, पासिंग परसेंटेज, ये सिंपल क्वेश्चन सितंबर में नहीं दे पाए तो सुजल कुमार, सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होती है वो 4 साल तक होती है। 4 साल में 12 अटेम्प्ट होते हैं, 12 अटेम्प्ट दे सकते हो, बस एग्जामिनेशन फीस बार बार देनी है जब जब। तनु अगर सितंबर के लिए नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो आप जनवरी में पेपर दे देना, ये तैयारी कर रहे हो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है। हाँ अनुष्का जी, एआर और प्राइस बराबर होते हैं सर, वाई तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। लता कटारिया, वाई, ये समझ नहीं आया आपका डाउट, आपने क्या बोला? वाई तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। काव्या जरूरी नहीं है टच कर भी लेगा नहीं भी कर लेगा, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। हाँ लक्ष्य, जो हम पढ़ते हैं एआर कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। हरप्रीत, जब आप हमेशा एमआर का फॉर्मूला डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू लगा लो, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। इरम ने बहुत सही बात बोली, सब कुछ वक्त पर होगा। ठीक है। यश, हाँ उसमें अंदर नहीं है, हमने बैच में बताया था कि लॉ नहीं है उसके अंदर, खजाना के अंदर। लक्ष्य, एक बारी जो मैंने बताया हुआ उसका नोट्स बना लो, फिर मैं उसके ऊपर एक क्लास ले लूंगा, आपको पता लग जाएगा लॉन्ग रन पे, है ना। डोंट वरी अबाउट दिस। जूही सिंह कह रही है सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? आज की क्लास अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज इसको एक बार और देखो, मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको भाई इसको दोबारा देखने की जरूरत है। फिर भी समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है, मतलब आप फोटो की फॉर्म में भेजना चाहते हो, किसी और तरीके से भेजना चाहते हो, तो यार इंस्टा पे स्टोरी में टैग कर देते हैं बच्चे मुझे, तो मैं उसका डाउट हैंड टू हैंड सॉल्व कर देता हूं, जो कोई फोटो वगैरह होती है या कोई वॉइस नोट होता है। और जिस बच्चे का इंस्टा नहीं है कोई बात नहीं, आप इंस्टा डाउनलोड मत करो, किसी का होगा पेरेंट्स वगैरह का, ऐसे ऐसे करके एक आधे का जुगाड़ हो जाता है। मतलब जब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो कि हाँ भाई बहुत अर्जेंट जवाब चाहिए तो वहां हो जाता है। बाकी आपका डाउट इंजन द बेस्ट है। ठीक है, लाइव डाउट भी मैं देख रहा हूं, बच्चे पूछ रहे हैं 240 क्वालिटी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा यार, ये तो मैं कैसे बताऊं आपको। ठीक है, मैथ में भी नेगेटिव मार्किंग होती है फैजान भाई, इतनी जैसे इको में होती है। ठीक है, नहीं पूछेंगे प्रतीक गुप्ता भाई। सर क्या जिसने अभी तक सीए फाउंडेशन का फॉर्म नहीं भरा वो भर सकता है? सीए फाउंडेशन का कौन सा फॉर्म? एग्जाम फॉर्म तो भर लो, वो आउट है रमाकांत जी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराओगे तो जनवरी के लिए एलिजिबल होगे आप। ठीक है जी, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कराया है अभी इसके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लो जी, सीधे सीधे क्वेश्चन है बाबू। पूछ रहा है जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो एमआर के बारे में कमेंट करो। क्या होगा ये? पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट, क्या होगा? 30 सेकंड दूंगा अब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको, ओनली 30 सेकंड दूंगा। मैं देखता हूं अर्चना,
इसको कर लो पहले, एमसीक्यू भी तो कराना है। बच्चा बच्चा जानता है अब तो उस्ताद। ये एक से ज्यादा है तो एमआर आपको यहां पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, सी वाला राइट आंसर है। अब तो ढंग से इतनी बार हो गया, वेरी गुड भाई वेरी गुड। और अगर इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है तो एमआर भी आपका 0 है, मैंने कैलकुलेट करके बताया था। और अगर दोस्त इलास्टिसिटी 1 से कम है तो एमआर आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये मैंने ट्रेलर दे दिया, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, समझे। और आगे बढ़ो भाई। अब भाई थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहले तो मुझे बता दो एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम क्या है। ये लिखा हुआ है, सब जानते हैं डिमांड कर्व है। बी को ठीक करो, ठीक है जी। मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, चेंज इन टीआर। क्या, चेंज इन टीआर। ये आप आंसर दोगे, 45 सेकंड दे रहा हूं, ढंग से पढ़ो इसको, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात नहीं श्वेताक्षी, गलती से कर दिया, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। करो जरा इसको। मंजीत को और एमसीक्यूज करने बहुत जरूरी है भाई, क्या बात कर रही है, करो साथ में। टाइम इज अप। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है भाई डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, जो फॉर्मूला लिखा है वो लिख दो। और हो सकता है कि टी आर की जगह आपको प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख दे, क्योंकि प्राइस इंटू क्वांटिटी भी तो टी आर का फॉर्मूला है। तो यहां लिखा है ना चेंज इन प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब डेल्टा टी आर ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब डेल्टा क्यू। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ही देखते हैं, हम उसको बैलेंस कर देते हैं बेसिकली। तो राजे यही वाला आंसर है, सी वाले के साथ जाएंगे। और यहां बच्चों को थोड़ा था कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे। अब आपको थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं, मॉड्यूल के क्वेश्चन है राजे, आपको थोड़ा सा सहज होना होगा यहां पर, ठीक है। आपको थोड़ा सा सहज होना होगा यहां पर, ठीक है। मॉड्यूल जो बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है वो सॉल्व करने की तैयारी करे। पूरा पूरा 2 मिनट का टाइम दिया है मैंने, फिर मैं कराता हूं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कराता हूं, ठीक है जी। जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो भाई। अरे तुम्हारा भाई एग्जाम फॉर्म नहीं आया है, सॉरी तुम्हारा एग्जाम फॉर्म नहीं आया है, वो जून अटेम्प्ट वाले बच्चों का एडमिट कार्ड आया है। तुम्हारा एग्जाम फॉर्म तो 28 जुलाई से आएगा, 28 जुलाई से एग्जाम फॉर्म आएगा। रिया एग्जाम फॉर्म नहीं आया, डरना मत यार, मैंने उसको क्लियर किया है। चलो जी देख लेते हैं,
मैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ूंगा। अज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज 20, कह रहा है प्राइस की वैल्यू जब 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 9, तो क्वांटिटी डिमांडेड 9 है। व्हेन प्राइस इज 19, जब प्राइस 19 हो गया, 20 से 19 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10, तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस और क्वांटिटी दे दी। फिर बोल रहा है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एमआर निकाल लो। क्या निकालो? एमआर। तो भाई पहले तो टीआर निकाल ले, प्राइस इंटू क्वांटिटी की शादी करा दे। प्रिया ने सही समझाया था ना, प्रिया की बातों को ध्यान में रखना। 20 इंटू 9 180, 19 इंटू 10 190, और एमआर निकालना है कौन से का? कह रहा है जब 9 से 10 यूनिट पे आए हैं तो 10 यूनिट इसका निकालना है। तो टीआर का डिफरेंस 190 में से 80 गए तो 10 आएगा, और क्योंकि 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, ये रहा 1 यूनिट का आउटपुट में, तो डेल्टा बेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है, उससे निकालोगे तो भी यही आएगा। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी वाले के साथ जाएंगे। देखा, थोड़ी सी यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन थी। बच्चों ने क्या किया, यहां पर क्वांटिटी है भाई आपकी 9 से 10 तो हो रही है, आपने इसको डिवाइड क्यों करके 1 क्यों किया? समझे? एक क्वेश्चन और है, लो जी, जिसको आंसर देना वो आंसर भी दे सकता है, मैं सॉल्व भी कर रहा हूं इसको। अज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज 20, कहता है जब प्राइस 20 है, द क्वांटिटी डिमांडेड इज 15, क्वांटिटी 15 है, ठीक है। व्हेन प्राइस इज 18, जब प्राइस 18 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 16, क्वांटिटी 16 हो गई। फिर बोल रहा है व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम 15 टू 16 यूनिट, यानी यहां पर 16 यूनिट पे एमआर पूछ रहा है वो। तो पहले टीआर निकालो, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा। बाबा रे बाबा, 16 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 16, 8 6 48, 6 कम 6, 8 6 48, 6 कम 6, फिर ये 8 8 4 से 14 का 4 हासिल देंगे, 248 आ गया भाई, आ गया आंसर। यही आएगा क्या? 15 दूनी 30, 300 आ गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, 288 आएगा क्या? आठ 6 48 का 8, 6 कम 6 और 4 10 आना चाहिए था। कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 288 आएगा यहां पर। तो अब एमआर निकालोगे आप, दिस माइनस दिस, 288 माइनस 300 माइनस 12 आएगा। ये रहा आंसर, हो गया काम, सॉर्टेड है भाई। क्वांटिटी में गैप नहीं था, 15 से 16 है, ध्यान रखना इस चीज को। ये चला के क्वांटिटी यहां लिख दी, मैं चला को मतलब मैंने लिख दी यहां पे, ठीक है। ज्यादातर बच्चे अब सही हैं, वेरी गुड जी, वेरी गुड। देखो दोस्त, आज की क्लास में हमने रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में एमआर, टीआर और एआर ये किए हैं। तीनों के कर्व अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करना है कि ये नथुराम वाली बात हो रही है या प्रिया वाली बात हो रही है। ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन असलियत में होते क्या हैं, इन दोनों का मीनिंग आज की क्लास में मैंने नहीं समझाया है, ये सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या मीनिंग होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या सही है, ऐसे सब कुछ अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ शब्दों से आपको फैमिलियर कराऊंगा। मॉड्यूल में जब आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ वर्ड लिखे हैं राजे, जैसे कि लिखा है गुड्स के बारे में, आपको दिखाई दे रहा होगा गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स के बारे में लिखा है। गुड्स तो सामान होता है। गुड्स बेसिकली दोस्त दो तरीके की होती है, एक होती है फ्री में मिलने वाला आइटम जिसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स, एक होता है पैसों में मिलने वाला आइटम जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। फ्री में क्या मिलता है? फ्री में तुम्हें हवा मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, सूरज की रोशनी मिल जाएगी। ये अबंडेंट होती है, मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर सूरज की रोशनी अवेलेबल है। आजकल तो टेम्परेचर बता ही रहा होगा बाहर, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक गुड होती है वो कोई ना कोई प्राइस की कमांड करती है, मतलब कोई ना कोई प्राइस होता ही है, और इसकी हो जाती है बेसिकली दोस्त स्केयरसिटी। कहते हैं ना रिसोर्स स्केयर्स हैं, तो ये वाले रिसोर्स स्केयर्स हैं। ये मॉड्यूल में बोला हुआ है, स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया हुआ तो छोटी छोटी बात है। फिर दोस्त एक वर्ड है यूटिलिटी।
यूटिलिटी को इस चैप्टर में बोला है वैल्यू इन यूज। जब जब वो बोलेगा वैल्यू इन यूज, तो कोई कमोडिटी के यूज करने की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, कि वो कमोडिटी आपके लिए कितनी यूजफुल है, यूजफुलनेस, राइट। तो बेसिकली वैल्यू इन यूज होगा, ठीक है। जो प्राइस है तुम सामान खरीदने के लिए देते हो, तो इसको बोला है एक्सचेंज वैल्यू। मतलब एक्सचेंज का मतलब लेन देन, लेन देन की वैल्यू क्या है भाई, प्राइस ही होता है, या फिर इसको वैल्यू इन एक्सचेंज बोल देते हैं। तो वैल्यू इन एक्सचेंज और एक्सचेंज वैल्यू दो वर्ड यूज किए हुए हैं, आप इसका मतलब समझना प्राइस है। शुरू में ही यूज किए हुए, बाद में यूज नहीं किए हुए, आपको परेशान नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जब लिखा हो वैल्यू इन यूज समझना यूटिलिटी, जब लिखा हो वैल्यू इन एक्सचेंज तो समझना प्राइस। देखो यहां लिखा है यूज यूटिलिटी, यहां लिखा है एक्सचेंज प्राइस, दो वर्ड है, ये समझा रहा था, ठीक है। ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये लिख नहीं रहा मैं, जो ये ब्लिंक 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 कर रहा है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास इतनी रखें, तो प्यार बरसा दो एक बार, सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे अगर क्लास ओवर। और देखो यहां बताऊंगा, चलो ठीक है आज इतना ही रखते हैं यार, नहीं तो तुम ज्यादा ही बोर हो जाओगे, नहीं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, ठीक है दोस्त। हाँ आज की क्लास में राज्य इतना ही, ठीक है। बाकी जो मटेरियल बचा है वो अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में ऑफिशियल लेवल पे चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। आज जो कॉन्सेप्ट कराए हैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये पढ़ने के लिए जरूरी थे, ठीक है ना। तो लव यू एवरीवन, तुम्हारा प्यार बना रहना चाहिए, प्यार की और मेरी और आपकी बहुत अच्छे लेवल की बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज की क्लास में दोस्त इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके बाय बाय। और जाके वो गूगल फॉर्म भरो, गूगल फॉर्म भर देना भाई। राज्य वो गूगल फॉर्म भर देना, गूगल फॉर्म भरना जरूरी है। एक बारी पता लग जाएगा कि तुम कितना प्यार करते हो अपने टीचर से, मेरे को पता लग जाएगा, एटलीस्ट तुम्हारा नाम भी आएगा। मैं पढ़ता हूं, मुझे पता लगेगा। लीडर बोर्ड दिखाता हूं, लीडर बोर्ड दिखाता, रुक जाओ, पहले लीडर बोर्ड ही दिखाना है, अभी क्लास एंड नहीं कर रहा। लीडर बोर्ड रह गया भाई, क्लास के टॉपर्स रह गए हैं। तो टॉप पे रहे हैं गुलशन, लता, तन्मय, नमन, सरीश, देवांश, स्नेहा, सोफिया, वसीम और आयुषी। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा उम्दा खेले। लव यू एवरीवन, ठीक है जी। तो मैं क्लास कर रहा हूं, क्लास खत्म होते ही गूगल फॉर्म भरो। आई इंसिस्ट, दिल से इंसिस्ट कर रहा हूं, गूगल फॉर्म भरना जरूर, ठीक है। क्योंकि पता लगेगा मुझे एक्चुअली तुम्हारे लव का। अंकिता गूगल फॉर्म आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा ना, नोटिफिकेशन जैसे आती है ना बैच के अंदर, तो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। लेट मी डिस्प्ले यू, लेट मी डिस्प्ले यू कि कैसे मिलता है। गूगली फॉर्म बोल दो, गूगली, गूगली फॉर्म बोलता हूं मैं प्यार से उसको। आपको मिल रहा है तो थम्स अप कर दो यार, पता लग रहा है तो गूगल फॉर्म का है। लो जी दोस्त देखो, ये एक फोन है, दिख रहा होगा आपको फोन, है ना। ये फोन है, मैं यहां पर आया और भाई मैं गया व्यू ऑल क्लासेस में। व्यू ऑल क्लासेस में जाऊंगा तो मेरे को ऊपर टॉप पे राइट हैंड पे एक घंटी दिख रही होगी, घंटी को बोलता हूं नोटिफिकेशन। तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन आ रही है, अनाउंसमेंट है ये। इसमें 4-5 अनाउंसमेंट के नीचे आपको दिख रहा होगा एक, 4-5 अनाउंसमेंट देखोगे तो इसके नीचे कल का दिख रहा होगा ये गूगल फॉर्म, ये दिख रहा है गूगल फॉर्म।
ठीक है, गूगल फॉर्म दिख जाएगा। ओके, प्रिया का नंबर नहीं दिखेगा यहां से, गूगल फॉर्म दिखेगा वो बोलो। ठीक है दोस्त, तो बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।